नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और शशि मैम, आपका तबीयत कैसा है मैम? आप ठीक है मैम? शशि मैम, शायद मैम तक आवाज कैसी है मैम? गुड इवनिंग सर, सब ठीक है मैं सर। अभी आवाज आएगी, मेरे हस्बैंड क्लास ले रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैम। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम कैसी हैं आप? बहुत सर दिन के बाद आई थी। मेरा तबीयत ठीक नहीं है सर। क्या हुआ? मुझे ही कोई दवा बता दीजिए। कल वो एक्चुअली ना वो मरीज को विरेचन देने के लिए मैं अम्लतास ढूंढने निकली। मैं ना हेड बाथ लिया था, उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर मैंने कहा ढूंढ लेती हूँ जाके। सर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो डायरेक्ट ना सूरज की रोशनी लगी मेरे सिर पे और तुरंत दर्द चालू हो गया, मतलब 1-2 सेकंड के अंदर ही। फिर अभी तब से कल से ना मतलब बुखार नहीं है मेरे को, 97 वगैरह कुछ ऐसे रह रहा है, लेकिन मेरे मल्टीपल जॉइंट्स पेन है और अभी मुझे गैस्ट्राइटिस भी हो गई है। और कल से इतना मतलब दर्द था, मैं सोचा सो लेती हूँ शायद आराम पड़ जाए, सो भी ली।
तो फिर भी आराम नहीं पड़ा, और दिन में तो वैसे भी क्या कहते हैं, ऐसा लेजीनेस सा लग रहा था। अभी आई हूँ हॉस्पिटल से, तो अभी मैंने सिर पे तेल रखवाया है, तो अब सिर के दर्द में थोड़ा सा आराम पड़ गया है। लेकिन सर पता नहीं, अभी अभी कुछ बता दीजिए, कोई मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। चलिए, इनका ट्रीटमेंट अर्शिया मैम, तृप्ति मैम बताइए क्या करना चाहिए। तृप्ति मैम, आपने सुना होगा। अर्शिया मैम बताइए क्या करना चाहिए। सुनीता मैम बताइए। पहले सर ट्रीटमेंट से पहले मतलब थोड़ा सा गाइड करेंगे, मतलब क्या हुआ ऐसे एकदम से जो जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व हो गए, शू भी हो गई, या क्या हुआ इस तरह से ये इसको हुआ ना समझेंगे कि सर। मैं हेतु बता दे रही हूँ कैसे संप्राप्ति हुई। मैं नहाई, मैंने हेड बाथ लिया अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, भूख लगी बहुत तेज, मैंने अच्छे से खाना खा लिया, मैंने मट्ठा वट्ठा सब पिया। फिर उसके बाद मेरे बेटे को फीवर आ रहा था, मैंने उसको बोला तुम घर में रहो, मैं जाती हूँ जरा देख के आती हूँ, अगर बाहर कुछ मिलता है तो मैं लेके आती हूँ, है ना। तो जैसी ये मैं बाहर कितने बजे के निकली, राउंड की बात है मैम, मतलब 2 बजे की बात है। और दोपहर वो, की? ओके। हाँ, जैसे ही निकली ना, अब सोचो बाल गीले हैं एकदम, कूल है, खाना भी खाया हुआ है, पचन मतलब डाइजेशन चल ही रहा है, पित्त भी प्रकोपित है ही मेरे अंदर का भी। और वो डायरेक्ट ऐसी इतनी कस के लगी, दरवाजा खोलने के बाद जैसी निकली तुरंत लगी, वो तुरंत मेरे सिर में दर्द चालू हो गया। फिर मैंने कहा अब वापस घर नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम ही लेते हैं। फिर मैं घूम घाम के आ गई, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन सिर में दर्द और मल्टीपल जॉइंट्स पेन चालू हो गया। फिर तो उसके आपके बाद किस, घर पे जब थे तब कोई पंखे या कुछ और भी चल रहा था हाँ, या वो कुछ? तो वो नहीं चल रहा था, क्योंकि बेटे को बुखार आ रहा था, वो ओके। मैंने बंद कर रखा था, उसका तो बुखार मैंने ठीक कर लिया, पर मैं ही ओके। रह गई अब। तो पहले भी कभी ऐसा होता है कि जॉइंट, जैसे आप सिर शूर की तो बात आपने पहले भी कभी कभार की है, और क्या हम्म। जॉइंट में पेन पहले भी हुआ है ऐसे कोई उससे? मैम जॉइंट्स में पेन मेरे को ठंडियों में होता है, ऐसे नहीं होता। अभी जॉइंट्स पेन नहीं है, अभी क्या है ना कि बस अभी सिर में दर्द है बस, और ना शरीर में से ऐसी आग निकल रही है, आँच सी निकल रही है। अरविंद सर, आप कुछ बताएंगे क्या, किस तरह से क्या घटा, मतलब आपके हिसाब से दोषों को क्या हो गया, किस तरह से ये हुआ? बाल गीला गीला बाल से फिर धूप में गई, ठंडा और गर्म, तो पित्त का प्रकोप हो गया इनके बॉडी में। अभी वायु का भी प्रकोप हो गया, इसलिए ज्वाइंट पेन हो रहा है। सर मैं तो बराबर कुछ भी ना। दवा देख रही हूँ ना, हाँ सर, मैं कुछ भी दवा देख रही हूँ क्लिनिक में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए कोई दवा है भी कि नहीं है। आप मुझे सिंपल सिंपल गुस्सा, आंवला लीजिए। आंवला चूर्ण है आपके पास? आंवला, हाँ चूर्ण है। आंवला, गुडूची का कुछ संचमनी बटी या कैसे, सिंपल सर मैं सिंपल बताऊं मैंने लीजिए। क्या लिया, अभी अभी क्या लिया। जी। मैंने पहले, मैं अपनी बेटी की हिस्ट्री बता देती हूँ, उसको तो मैंने कैसे ठीक किया। कल मैं उसको 2 दिन से, वो सवेरे नहीं नहाता है मेरा बेटा, उसको बचपन से प्रॉब्लम है कि मैं सवेरे नहला दूं तो उसको बुखार आ जाता है। अभी ये बड़ा हो गया, तो मैंने कहा तुम बड़े हो गए और मौसम भी चेंज हो गया है, तो तुम सुबह नहा के जाया करो स्कूल। तो सुबह ये 2 दिन से जा रहा था नहा करके, तो इसको कल बुखार आ गया। तो कल बुखार आया तो मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल, तो बहुत मैंने कहा अभी क्या करूं, मैंने इसको पैरासीटामोल दे दी। तो ये पैरासीटामोल लेके घर पे ही रहा, मैं इससे वीडियो चैट करती रही, मतलब वीडियो कॉल करके पूछती रही इसका हाल चाल। फिर मैं तो बुखार उतर गया था इसका, फिर मैं शाम को जब आई तो फिर इसको बुखार चढ़ गया, मतलब। तो मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है रुको, अभी मैं सही करती हूँ। फिर मैंने इसको उस समय पैरासीटामोल दी, और आधे घंटे बाद फिर मैंने वसंत मालती रस और सुदर्शन चूर्ण और ये सत्व, अमृता सत्व और सीतोपलादी, ये सारा मैंने मिक्स किया, और सब मिक्स कर करा के इसको मैंने दे दिया। सर ये तो एक डोज में तो रात में तो एकदम इसको बुखार चढ़ा ही नहीं, सुबह 99 था, सुबह भी मैंने खिला दिया, अब वो एकदम ठीक है, उससे कोई फीवर नहीं है। तो मैंने कहा जब इसका ठीक हो गया तो मेरा भी हो जाना चाहिए। सर इसकी वाली डोज मैंने भी ले ली, तो थोड़ा बहुत तो आराम पड़ गया मेरे को, मतलब जॉइंट्स पेन में आराम पड़ गया। लेकिन ये जो मेरे सिर का दर्द है ना, और जो आंच निकल रही है शरीर से, उसमें नहीं आराम पड़ रहा है। आँच निकल रही है, इसलिए मैंने आंवला बताया ना। आंवला, शतावरी या तिक्त रसात्मक, रस पाचक सिंपल है क्या आपके पास? हाँ है, पटोरी, इंद्र कुटकी, कुछ तिक्त है। रसात्मक द्रव्य लीजिए तो एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। और दीपन पाचन करिए, लंघन करिए, पोषण जल लीजिए। षडंग पानीय में शुंठी हटा के गुड़ूची डाल के षडंग पानीय पीजिए। जी सर। सर हाँ, एक और चीज और पूछनी थी मुझे, क्या? मेरा एक पेशेंट का मैंने कभी एक बार डिस्कस किया इसमें था ना तो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको साम पित्त है, आम भी है, पित्त का भी प्रकोप हुआ है, इसलिए आम का पचन करने के लिए लंघन बताया, जिसमें शुंठी हटा के गुड़ूची डाल के पीजिए, जो रक्त पित्त में बताया श्रांग पानी है, अच्छा वो आपका आम का भी पचन करेगा, पित्त का भी शमन करेगा। हाँ, आप बोलिए आप। सर, मेरी एक पेशेंट थी, मैंने आपसे मैंने नहीं आई थी, मैंने डिस्कस किया था, वो बिहार की रहने वाली थी, उसकी डिलीवरी
क्या कहते हैं, जबरदस्ती 12 साल की उम्र में हो गई थी। वो कैल्सिफिकेशन ऑफ उसका वो था, लीवर था। तो सर उसकी दवा हाँ चल रही थी। तो सर उसका वजन 90 था। अभी उसका वजन 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, वजन सिम्टम सारे रिड्यूस हो गए, वो बंदी पतली भी हो गई। अभी 60 किलो उसका वजन हो गया। लेकिन हमने अब अल्ट्रासाउंड कराया तो बोल रहा है कि उसका कैल्सिफिकेशन डबल हो गया। ये ऐसे कैसे हो गया सर, हाँ, डबल तो कैसे हो क्या जाए? दवाई क्या दिया आपने, क्या दवाई दिया, इतना रुक्षता क्यों बढ़ी है उनके बॉडी में? और घी भी उसको मैं दे रही थी, घी वो खा नहीं रही, पर 2-2 चम्मच घी वो खा लेती है दो दाढ़ी माँ की चम्मच घृत। नहीं, रुक्षता तो बढ़ी है। आपने आरोग्यवर्धिनी दिया होगा, कुछ तो ऐसी स्ट्रांग दवाई दी होगी और उसके साथ स्नेहन नहीं किया। मैम वो सर एलोपैथिक उसको भी ले रही है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो एलोपैथिक से हार के आई थी मेरे पास। आप क्या दवाई दे रही हैं जिससे कैल्शियम वगैरह रुक्षता बढ़ा कुछ? है? मैं बता रही हूँ सर मैं क्या दवाई दे रही हूँ, मैंने उसकी फोटो रखी है आप उनको दवाइयों की महातिक्त लिस्ट में। घृत दीजिए, गुगुल तिक्त घृत और सर तिक्तक मैंने क्षीर उसको बस्ती दीजिए। क्षीर बस्ती तो सर हाँ, वो नहीं लेगी। क्षीर वाला काढ़ा दे दूंगी मैं उसको पीने के लिए। सर मैंने उसमें उसको घी डाल दिया के। था। हाँ, हाँ, अभी मैंने बोला भी है उसको घी ज्यादा करने के लिए। सर वो खाली पेट दाढ़ी माँ घृत मैंने लेने को बोला था उसको सुबह शाम। कितना, और क्योंकि आधा चम्मच बोली होंगी, बहुत दो कम बोली होंगी, घी दो ज्यादा दो देना है। चम्मच सर ले रही थी, फिर उसने बीच में बंद कर दिया। फिर मैंने उसको शंखवटी, दर्द दर्द रहता था उसके पेट में, हैवीनेस रहती थी लोअर एब्डोमेन में, तो शंखवटी था, उसको रसपाचक चला था और मांसपाचक चला था, क्योंकि उसकी यूट्राइन फाइब्रोइड भी था। पुनर्नवा मंडूर चला था और महायोगराज गुगुलू से, तो सर उसका दर्द एकदम खत्म हो गया था। फिर उसके बाद जब वो आई तो मैंने उसको आरोग्य वर्धिनी और क्या कहते हैं सूतशेखर रस और ये हिंगवष्टक चूर्ण और ये पुनर्नवा मंडू इसका मैंने कंटिन्यू किया था। बॉक्सचूर भी किया था, बीच में उसको सूजन वगैरह आ गई थी। फिर अभी क्या है सर, अभी मैंने उसको अस्थि मज्जा पाचक और रक्त पाचक, वृद्धि वाटिका वटी और एक कुबेराक्षवती चलाई हुई है और घी चल रहा है साथ में। जो भी आप दवाई दे रही हैं, जैसे पुनर्नवा मंडूर, उसमें गोमूत्र है पुनर्नवा हाँ मंडूर में। हाँ। तो गोमूत्र से रुक्षता बढ़ती है, पुनर्नवा मंडूर से रुक्षता बढ़ती है। उनको अच्छा। कैल्सिफिकेशन की संप्राप्ति है ना, तो आपको अभी हम्म। स्नेहन ही है, तिक्त क्षीर बस्ती में घृत डाल के बस्ती दीजिए, या फिर बस्ती के में प्लेन घी का बस्ती दीजिए, तभी ठीक होगा। बाकी दवाई सही है आपका। सर बस्ती की जगह वो पीने को दे दूं तो बस्ती तो नहीं करा पाएगी सर। ठीक है, बाकी कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं। एमवी सुशील सर, आप बताइए। सर बहुत अच्छा बताते हैं, सुकुमार घृतम, इंदुकांत घृतम, कुछ बताइए सर। एमवी सुशील सर है क्या? बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है सर, बहुत पता किसके उससे आ रही है। आवाज तो मंदाकिनी मैम की उधर से आ रही है और मेरे नहीं इधर से मेरे भी आ यहाँ से रही नहीं आ रही। है, मेरे इधर से आ रही है। मेरे यहाँ यहाँ से हॉस्पिटल में सिस्टर लोग झगड़ा कर रही हैं बहुत ज्यादा, ईगो प्रॉब्लम। ठीक है, एमवी सुशील सर आप बताएंगे सर इनको। मैं म्यूट करता हूँ। नहीं तो बाकी लोग कुछ बताइए, कुछ बताना चाहे तो। कंचन मैम है क्या? ये कंचन अस्थि मैम, मज्जा पाचक क्यों दिया, ये पूछ रहे हैं सर, अस्थि मज्जा पाचक क्यों दिया आप? उसके यूट्रस की वजह से, यूट्रस में फाइब्रोइड भी था। आशा मैम से पूछिए, आशा मैम अच्छा बताएंगी। इसमें घृत ही देना मैम पड़ेगा, स्नेहन ही करना पड़ेगा। तो अभी फिर सर इसको जी घृत में यही चलेगा या कुछ और भी चलेगा दाढ़ी माँ के अलावा? पंचतिक्त वगैरह चलेगा, महातिक्त वगैरह? प्रणाम मंदाकिनी मैम, थोड़ा प्रणाम अपना मैम। केस फिर से एलोबरेट कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे एक केस में थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम बताइए। एक लेडीज हैं, उनको पहले जो है बहुत दर्द वगैरह पेट में रहता था। उनको जी। टाइफाइड की हिस्ट्री भी थी और वो सब उनका ठीक, तो बार बार रिपीट हो जा रहा था टाइफाइड उनका। और उनके बाद फिर वो बहुत हम्म। दर्द लेकर के पेट में आई थी तो उन्होंने बहुत साल भर से ट्रीटमेंट ले रही थी तो उनको नहीं आराम पड़ा। फिर मैंने उनका हिस्ट्री एलोपैथिक। वगैरह, हाँ एलोपैथिक ले रही थी। फिर वो मेरे पास ओके। आई तो मैंने उनका पूरा हेतु वगैरह निकाला, तो हेतु वगैरह में मानसिक तनाव थी, मानसिक था, नींद नहीं आती थी, घर में भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और खाने ओके। पीने में भी उनका सब कुछ मतलब टोटली वो क्या कहते हैं, दाल वगैरह जो एक हीन वैरायटी की दाल होती है वो था। हम्म। और साग वगैरह था वो भी हार की थी, तो वो साग अच्छा। वगैरह खाती थी। और वजन उनका 90 किलो था जबकि वो 4 फुट की थी। और उनके जब हमने एज कितनी ब्लड उनकी? टेस्ट, एज उनकी एज? ऐसी 35 के पास है, 35 है। बच्चे तो बच्चे? हाँ बच्चे हैं उनके, 3 बच्चे हैं, 2-3 खराब भी हो गए हैं।
और मतलब वो मतलब जैसे कि वो 12 साल की उम्र में पहला बच्चा हो गया था उनका, फिर वो मर भी गया, मतलब काफी उनकी दर्दनाक हिस्ट्री रही, वो इन सब चीजों से गुजरती रही। तो अभी जब हमने उनका फिर वो लीवर का प्रॉब्लम था, उनको पेट में दर्द बहुत रहता था, तो फिर आई थी वो अल्ट्रासाउंड करा के, तो उसमें कैल्सिफिकेशन ऑफ लीवर था और छोटा सा फाइब्रोइड था उसमें, यूट्रस में ओके। उसके। हाँ, तो जब फिर उसके बाद मैंने उनको दवा वगैरह चलाई, तो दवा में उनकी ये शंखवटी थी, चित्रकादी वटी थी, पुनर्नवा मंडूर था, रस पाचक भी चला, रक्त पाचक भी, विद्धि वाटिका वटी भी चली थी, और अस्थि मज्जा था, और कुबेराक्ष भी थी, दोनों पे काम कर रहे थे, रस पाचक भी था, ये सब चला। तो हुआ क्या उससे कि उनका वजन तो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गया, वो 30 मतलब अभी इस समय जो है वो 60 kg की हो गई 2 महीने के ओके, अंदर, और एकदम मतलब स्लिम ट्रिम सी हो बढ़िया। गई। और नींद बहुत अच्छी आने लगी, पहले वो रोती सोती नहीं थी रात भर, तो ब्राह्मी वटी मैंने ऐड किया था, तो उनको नींद भी जी। अच्छे से आने लगी। और जो हमेशा खाना नहीं खा पाती थी, गैस फूला रहता था, पेट एकदम हमेशा, मतलब पूरा कायाकल्प उनके शरीर का हो गया। अब वो कह रही हैं कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन हमने फिर अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया, तो उसमें दिखा रहा है कि कैल्सिफिकेशन दोबारा से बढ़ा और डबल हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ उनकी पे ये है कि कैल्सिफिकेशन, लीवर में? हाँ, लीवर में। ओके। तो सारे सिम्टम रिड्यूस हो गए, वो एकदम ठीक हो गई, वो कह रही है मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट झूठी है। मैंने कहा रिपोर्ट तो नहीं झूठी है, लेकिन आपके सिम्टम रिड्यूस हुए हैं, वो जड़ से नहीं गया होगा, जड़ क्योंकि से अभी भी, नहीं गया, सही हाँ, बात। अभी कभी कभी वो खाती है ना, वो ये हम्म। आलू वगैरह ये बासी खाना खाती है, तो फिर उसको ना घबराहट होती है, और फिर वो उसको बहुत ज्यादा उसको चक्कर से बेहोशी सी आ जाती है। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है मैम? मैम अब तो ठीक हो गया, पहले तो नहीं था, पहले स्कैंटी होता था, अब सब कुछ ठीक हो गया उनका। ओके, और फाइब्रॉइड तो निकल गया होगा, यूट्राइन हाँ, फाइब्रॉइड वो की, वो तो भी है क्लियर था, अभी? वो तो कुछ दिखा ही नहीं उसमें। ओके, तो मैम अभी आपको ना मेन लीवर पे ही काम करना है। जैसे आपने रसपाचक रक्तपाचक चलाया है ना, हाँ। तो उसमें ही आप शतावरी, कालमेघ, रोहितकारिष्ट ये सब ऐड कर दीजिए। साथ में हम्म। गोक्षुर और गिलोय का योग चालू रखिए, जो आपने आगे दिया था ना वो। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब हमें रक्त शुद्धिकर और लीवर को एनहेंस करने वाली जो औषधियां हैं उनका प्रयोग चालू रखना है। हो सके हम्म। तो आप उन्हें विरेचन भी करा दीजिए एक बार। ठीक है, मैम क्लासिकल अभी तो विरेचन वो ना करा दवा दीजिए। खाती है ना, दवा खाती है, तो जी। उससे उसको 3 3 4 4 बार हो ही जा रहा है मोशन। नहीं तब नहीं, तो वो हम्म, अलग है, वो अलग है मैम, क्योंकि इसमें अच्छा। देखिए ग्रहणी दृष्टि भी संलग्न है। क्योंकि आपने जैसे बताया कि टाइफाइड की हिस्ट्री है, उसके बाद जैसे रस धातु की दृष्टि के सारे लक्षण मिल रहे हैं, रस क्षय हम्म। के लक्षण भी मिल रहे हैं, तो हम्म। आप उसमें पहले विरेचन काफी बढ़िया काम करेगा। एक तो क्या हम्म। होगा कि उससे जो रक्त में पित्त की वृद्धि है या और कोई भी दृष्टि है वो निकल जाएगी। और उसके हम्म। बाद आप पाचक योग दीजिए, और हम्म। लीवर को एनहेंस करने वाले योग दीजिए। गिलोय है, आंवला है, गुक्षुर है, कालमेघ है, रोहित अकारिष्ट वगैरह है, हम देते ही है, वरुण शीघ्र वगैरह, तो वो हम्म। सब चलाइए। क्योंकि अभी आपका क्या हो रहा है ना, पेशेंट आहार आपको बोल रहा है कि नहीं मैं पूरी तरह से दिनचर्या आहारचर्या का पालन कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं उससे हो ही जाती होगी गड़बड़ी। तो एक बार हम्म। विरेचन करा देंगे तो सेफर साइड बाकी दवाइयां अच्छी तरह से काम करेंगी। ठीक है ना? बाकी ठीक है। बस्ती तो आप बता रही हैं कि वो लेने के लिए रेडी नहीं है, तो आप इसी हम्म। तरह से शमन औषधियों से ही कंट्रोल कर सकती हैं। मैम ये जो क्या कहते हैं, इसमें पंचामृत परपटी वगैरह दूं? सुनिए, आपने पंचामृत जो पर पटी दी है। हाँ सर, परपति का बताइए। कल्प सब अच्छा है, लेकिन जो आशा मैम बोल रही हैं ये सबसे हाँ सही है, क्योंकि हाँ। आपने विरेचन दिया ही नहीं कभी भी यकृत विकारों में, कभी भी, क्योंकि रक्त व स्त्रोत का मूल स्थान यकृत है, तो उसमें विरेचन देना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। सर उसको मैंने आप ना शुरू शुरू में दिया था, त्रिफला चूर्ण शुरू शुरू में दिया था, तो नहीं तो वो बीच क्या, में 2 महीने दिया नहीं ना आपने। हाँ जब हाँ, तक नहीं दिया। दूषित पित्त नहीं निकालेंगी, आम नहीं निकालेंगी, स्त्रोतोरोध दूर नहीं करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं रुक्षता, मतलब आम की वजह से वो पोषण नहीं हो पा रहा, तो रुक्षता बढ़ रही है। अच्छा। स्नेहन भी चाहिए और विरेचन भी चाहिए, स्त्रोत ठीक है। शुद्धि जरूरी है। और परपटी वगैरह सही है आपका, वो सब दीजिए, पहले शोधन करिए उनको। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम ये पूछ रही थी कि इसमें इनको ये घृत चलाऊं, कौन सा चलाऊं घृत विरेचन के लिए शतावरी भी? चला दीजिए ना मैम, वो उनके यूट्रस और यकृत दोनों पे अच्छी तरह से काम करेगा, बल देगा। हाँ जी, ठीक है मैम। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा स्त्रोतदुष्टि है तो पंचतिक्र भी चला सकती है, लेकिन रुक्षण अभी ज्यादा है ना, तो हाँ शतावरी जी, चला दीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है मैम। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैम मेरा जो सर ने बताया है अभी, तो मतलब तेल सर मेरा जो था, बस मैं अभी वही ले लूँ ना जो आपने मुझे बताया है, रसपाचक, सड़ंग पानी वगैरह, शतावरी हाँ, वगैरह? लंघन ठीक। करिए आप, लंघन। लंघन करेंगी ना, कुछ नहीं खाएंगी तो सुबह तक एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर।
बहुत हैवी दवाई चाहिए तो मैं वो भी बता सर? सकता हूँ। नहीं हैवी नहीं चाहिए, क्या क्योंकि ना हो मैं गया खाली मंदाकिनी मैम, आपको क्या हो गया? मैंने सुना नहीं। वो मैम एक्चुअली मैं बाहर कल मेरा ऐसे ही कुछ था, फास्ट वगैरह था, तो मैं परसों मेरा फास्ट वगैरह था, तो फिर मैं कहीं बाहर से आई तो मेरा सिर गंदा हो गया था, तो फिर कल मैंने सिर विर वगैरह धोया अपना, और धो करके फिर अच्छा। मैं बाहर निकल गई। वो उसको मरीज है ना विरेचन के लिए त्रिव्रत ढूंढने हाँ के लिए, आमलतास ढूंढने के लिए। वो जैसे ही मैं सिर विर धो के खाना पीना खाई थी, खा करके जैसे ही बाहर निकली, वो डायरेक्ट आंच मेरे सिर पे सूरज लगा, और ऐसा लगा जैसे नहीं वो टीवी में दिखाते हैं हाँ, वो सूरज ने टक कर लिया। ठंडा गरम हुआ है हाँ, उसकी वो वजह से। पूरा उसने सक कर लिया एकदम से। मैं जस्ट मतलब विद इन 5 सेकंड उसमें इतना जल्दी से लगा मेरे को सिर में बहुत तेज दर्द हो गया। अब जब निकल ही गई थी वायु तो और फिर कफ का मैं, प्रकोप हुआ है मैम पित्त के साथ। हाँ सही कह रहे हो आप। और ना उसके बाद तब से जो है भूख तो मेरे को जब लग, वैसे मैं खा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं खाऊंगी ना तो मुझे इतनी कस के भूख लगेगी, इतनी कस के लगेगी कि फिर मैं इतना ज्यादा खा लेती हूँ कि फिर वो पचने में दिक्कत हो जाती है। मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है ना कि मैं लंघन रख ही नहीं सकती हूँ। मतलब अगर मैंने रख भी लिया लंघन किसी तरीके से, मतलब मुझे लगता है मैं, मेरा वातज है, कोष्ठ मेरा वातज जी। टाइप का है, नहीं, मतलब कुछ आज कुछ रात चाहिए। को मत खाइए, जब तक भूख नहीं लग रही तब तक मत, या भूख लगेगी तो आप मूंग दाल का यूज पी लीजिए, या फिर हल्का खाइए ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग लंघन करिए, हल्का जी लंघन करिए, जब भूख लगेगी तो खा लीजिए हल्का खिचड़ी वगैरह। ठीक है सर, सर? ठीक है जी थैंक बोलिए यू। मैम। हाँ जी सर, ये जो मैम अभी वो कैल्सिफिकेशन वाली बात करी थी, तो उसमें पंचगव्य घृत भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, पंचगव्य घृत, सही बताया आपने। महाकल्याण घृत, महातिक्त घृत, ये सब मतलब घृत कल्पनाएं ज्यादा चाहिए, लेकिन पहले शोधन होना चाहिए। आशा मैम ने कहा ना कि स्त्रोत शोधन हो तभी वो सारा कचरा निकलेगा, तब फिर अच्छे से स्नान होगा। और एक सर ये जो इन्होंने 3-4 योग बताए, वो लेखन द्रव्य टाइप, कुबेराक्ष, रस, सिंदूर, एक आध और भी बताया, तो वो भी बंद नहीं करने चाहिए अभी? क्योंकि उससे रुक्षता तो बढ़ रही है, ये बात तो आपने सही बताया, ये पॉइंट सबसे सही है, रुक्षता तो बढ़ रही है। जी सर, बंद मोस्टली करेंगे तो लीवर के फिर केसेस में ऐसा ही होता है। हम ध्यान देते हैं हमेशा कि उसको बल दे, लेकिन बल देने से पहले जहां आपने स्रोतावरोध दृष्टि है मेन पित्त की, वो दूर नहीं करेंगे तब तक कोई भी औषधि ठीक से काम ही नहीं करेगी। हाँ, कुबेराक्ष वगैरह है ना, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो रुक्षता बढ़ा रहे हैं। थोड़ा स्टॉप करके फिर स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। अभी मनीषा मैम, नवजोत कौर मैम ने हैंड रेज किया है, और कोई पेशेंट भी है शायद, गैलेक्सी A71 कौन है? सर वो कोई तो कल है। की पेशेंट है, उसको ले आऊं प्लेटफॉर्म पे? हाँ लाइए मैम लाइए, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? आशा मैम, शशि मैम, कोई करिए। हाँ जी सर, कोई मैं तो, करती हूँ। हाँ तो इनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ मनीषा मैम, आपके पेशेंट को बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करेंगे। क्या नाम है उनका? हेलो। जी सर। मनीषा मैम, वीडियो ऑडियो जी ऑन सर करने को ज्वाइन। बोलिए। हेलो। नहीं वो चली गई, हाँ अभी सोनी, हेलो। है नहीं। सोनी मैम अपना वीडियो ऑन करिए। नहीं अभी है ही नहीं, वो दिखाई नहीं दे रही, मैं स्पॉटलाइट किसको करूँ? क्या नाम से है मैम? अभी आई है, अभी आई है, Galaxy 171 ऐसे कुछ तो है। अभी आएंगी, दिखाई देंगी तब ना, हमें नहीं दिख रही है अभी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तब तक नवजोत कौर मैम आप कुछ बोलिए, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मैंने एक केस के बारे में डिस्कस करना था। मैंने ना पिक्स डाली हैं, वो प्रमेय पीड़िका का केस है पेशेंट का। उसकी हिस्ट्री वगैरह ली मैंने, अभी कोई मेडिसिन तो नहीं दी है, मैंने कहा मैं थोड़ा स्टडी करके देखती हूँ। आप तो पूरा केस बताइए, पूरा केस बताइए, कंचन मैम बताएंगी, मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर शोर है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है जी हॉस्पिटल में। सर। आप जी कंचन मैम आप थोड़ा देखिए कि क्या बता रही है, आप लोग सुनिए। ठीक चलिए है। मैम बताइए, नवजोत कौर मैम हाँ बताइए। हाँ जी, हेलो मैम। उसको पेशेंट को ना 69 ईयर पेशेंट है एज उनकी। तो उनको 2005 से जैसे उनकी शुगर हाई आई थी 200,
उन्होंने बताया। तो थोड़ी दिन मेडिसिन ली डॉक्टर्स ने, 10 दिन 15 दिन जो उनको साथ में हाइपरटेंशन भी थी, लाइक 170/90। तो डॉक्टर्स ने दोनों चीजों हेलो की जो, हेलो हेलो हाँ जी, वो तो पेशेंट पेशेंट आ गया शायद। जी जी हेलो। हेलो आशा मैम आप हाँ करने जी मैम, वाली? मैं लेती हूँ। हाँ जी कर ली। जी। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, ये कल के पेशेंट है मैम, मैम सॉरी, वाची मैं वाले। कल तो आप पूरा नहीं सुन पाई थी, तो जिन्होंने कल सुना था उनसे ही करवा लीजिए कंटिन्यूएशन में, है ना? हाँ, तो फिर शशि मुझे मैम कहा है। फिर से शशि मैम ने लिया था। ओके, हाँ जी हाँ तो मैम, मैं शशि मैम करती आप हूँ। कर दीजिए। हाँ, हेलो वो अपना वीडियो ऑन करें, हाँ पेशेंट अपना वीडियो ऑन करें। हाँ मैम, वीडियो ऑन करिए अपना। सोनी मैम। हाँ वीडियो ऑन तो है हाँ कर मैडम। ली। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, चलिए। हाँ जी मैम, कल देखिए बात हो रही थी आपसे। मैम मेरा प्रेगनेंसी की शुरुआत से मतलब 4.5 मंथ तो मेरा प्रेगनेंसी बहुत अच्छा था, मेरे को उतना ज्यादा वॉमिटिंग वॉमिटिंग भी नहीं हुआ था। लेकिन 4.5 मंथ हम्म के बाद मेरे को ब्लीडिंग हुई और सर्विक्स ओपन है करके बताया गया सोनोग्राफी में। हम्म फिर वहां पर स्टिच लगाया हम्म गया था और 1 महीने पूरा मैं बेड रेस्ट पे थी, अपोलो में थी उस टाइम में, पूरा बेड रेस्ट में हम्म थी 1 महीने तक। उसके बाद मैं वापस कोरबा आ गई, तो मैं थोड़ा बहुत चला करती थी, अच्छा। मतलब ज्यादा वर्क नहीं करती थी, बेड रेस्ट भी रखा गया था, ज्यादा वर्क वर्क मना किया गया था, मेरे को सीढ़ी ऊपर ऊपर चढ़ना सब इग्नोर करने के लिए कहा गया था, तो मैं वो सब नहीं किया करती। हम्म फिर मैडम मेरा मतलब हम्म उसके बाद 6 मंथ तो अच्छा था, लेकिन 6 के लास्ट लास्ट के 1 वीक पे मेरे को बहुत ज्यादा खांसी हो गया था। मैं मतलब 20 दिन ना मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इतना मतलब कि बेबी भी ऐसा पता चलता था कि बेबी भी बहुत परेशान हो रहा है, एकदम खांस खांस के एकदम ज्यादा परेशान हो गई थी मैं। 20 दिन वो कंटिन्यू चला और उसके बाद हम्म मतलब समझ लो आप 7.5 मंथ निकल गया खांसी में। और उसके बाद हम्म 15 दिन मैं बहुत फूल रही थी, मेरा चेहरा मेरा पैर हाथ सब में बहुत ज्यादा स्वेलिंग था। और क्योंकि 23 तारीख मेरा मैडम से, जो मेरी गायकनोट मैडम थी, उनसे मेरा अपॉइंटमेंट था, तो हम लोग वहां गए हुए थे, तो उनके पास गए तो हमारा बीपी बिल्कुल ठीक था, स्वेलिंग था लेकिन बीपी बिल्कुल ठीक नजर आया था। वहां पर उन्होंने एक का टेस्ट, इको इको टेस्ट मेरे को लिखा था, हम्म तो फिर मैं वो कराई। अगले दिन कराने के लिए मैं कोरबा आई, क्योंकि यहाँ होता नहीं है, तो कोरबा में हम जाके कराए, तो एक और मैडम से हम लोगों ने कंसल्ट कर लिया। तो जब हम लोग अगले दिन गए ना, तो हमारा बीपी एकदम 180/120 आया। उन्होंने मेरे को कहा कि आप खड़े कैसे हो, आपको तो गिर जाना चाहिए था अब तक, ऐसा वैसा एडमिट हो जाओ, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो हम जहाँ पर दिखा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम वहीं पर से, अगर मैडम बोलेगी एडमिट होना है तो हम वहीं जाके एडमिट हो जाएंगे। टेस्ट वेस्ट उन्होंने उस टाइम और भी बहुत ब्लड टेस्ट लिखा था, सोनोग्राफी लिखा हुआ था करने के लिए। तो वो सब करा के फिर जब हम लोग मैडम के पास पहुंचे 25-26 तारीख को, अपनी मैडम के पास, तो उनको बेबी का हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। 2-3 बार उन्होंने कोशिश की अपने मशीन से करने की, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, अब दिक्कत है, हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, आप कृष्णा चले जाओ या कोरबा चले जाओ, न्यू कोरबा में। फिर हम कृष्णा आए, कृष्णा में भी मैडम वहां पर जो मेन गाइनेकोलॉजिस्ट थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो बीपी का मेडिसिन 2 दिनों के लिए दिया गया था हम लोग को कंट्रोल करने के लिए। और एक टेस्ट में कहा गया था कि यूरिन से प्रोटीन पास हो रहा है, क्योंकि मैडम ने बताया था ना कि टेस्ट भी बहुत सा कराई थी, तो वो टेस्ट में दिखाया गया था कि प्रोटीन पास हो रहा है ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद 2 दिन वही बीपी की मेडिसिन वहां के अदर्स डॉक्टर्स ने दी थी मेरे को कि कंट्रोल हो जाएगा, तो ठीक है बोल के, कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम 28 तारीख को फिर गए मैडम के पास कोरबा। तो मतलब उन्होंने फिर कहा कि प्रोटीन भी पास हो रहा है, बेबी को 2 दिन से खाना नहीं मिला है आपसे रखना, मतलब अब इस बेबी को रखना माँ के लिए भी दिक्कत है और बच्चे के लिए तो है ही है। बच्चे का तो उन्होंने गारंटी ही नहीं लिया था, हम बच्चे को बचा ही नहीं सकते, ऐसा उनके हिसाब से था। आप इसको, मतलब जहर फैलता चला जाएगा, उनके हिसाब से ऐसा था कि अगर हम और भी रखेंगे तो बच्चे को और भी दिक्कत होगी और माँ को भी दिक्कत होगी, तो आप इसको तुरंत, तो फिर यही 30 अगस्त को सीजेरियन करके बेबी को निकाला गया था। अब उसके बाद वो हुई तो 950 ग्राम की हुई थी। फिर वो 21 डे तब तो पूरे तरीके से ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही थी।
मतलब कोई उसका चेकअप नहीं हुआ, बस जो अच्छा, भी उन लोग ये एक बात बताइए, ये जो 30 अगस्त को जब बच्ची पैदा हुई थी तो कितने महीने की थी तब? मतलब पेट में कितने महीने की पर मतलब डिलीवरी वो हुई? 7 महीना कंप्लीट होके 4 दिन बस की थी। अच्छा, आठवां 7 महीना महीना था। ही कंप्लीट हुआ था। हाँ, कितना 7वां वेट, कंप्लीट। कितना बताया मैम, वेट कितना था? 950 ग्राम। 950 ग्राम। अच्छा। 950। हाँ, उसके तो बाद फिर उसके बाद मैम 21 डेज उसमें निक्कू में रही फिर उन्होंने थोड़ा सा आईज वाइज का उन्होंने चेकअप वेकअप जो वो करते हैं वो किया, तो उनको आरओपी नजर आया, आई स्पेशलिस्ट को बुलाया उन्होंने, तो आरओपी बताया। फिर उसके लिए हम लोग को बेबी को ऑक्सीजन से, मतलब उस टाइम थोड़ा सा स्टेबल हो गई थी कि ऑक्सीजन से निकाल सकते हैं बोल के, फिर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ही हम लोग को रायपुर भेजा गया था। एमजीएम में इसका एक इंजेक्शन लगा था वैक्सीन, इसके आंखों में, दोनों आंखों पे लगाया गया था, और रेगुलर चेकअप के लिए कहा गया था। वापस हम लोग बेबी को रायपुर से लेके वापस कृष्णा में एडमिट कर दिया एनआईसीयू में ही। फिर ये 35 दिन हुए थे कि उनको थोड़ा सर इसका हैवी लगने लगा, तो उन्होंने फिर टेस्ट वेस्ट कुछ किया, तो कहा कि बच्चे को हाइड्रोसेफेलस है। एक सीटी स्कैन भी करवाया उन्होंने, पहला सीटी स्कैन उन्होंने करवाया था, मैंने रिपोर्ट भेजा है, तो हाइड्रोसेफेलस है करके उन्होंने बताया। उसके बाद उनका था कि अब बच्ची को ले जाओ, हमारे साइड से कुछ नहीं हो सकता, आपको लेके जाना है तो रायपुर ले जाओ, बिलासपुर, जहां भी आप ले जाना चाहते हो आप ले जाओ, हम नहीं हैंडल कर सकते। तो हम लोग उसको शिशु भवन लेके आए थे बिलासपुर में। उसके बाद भी क्योंकि बच्चा बहुत अंडरवेट था, और संट जो प्रोसेस करते हैं हाइड्रोसेफेलस के लिए, उसके लिए उसका हेल्थ बहुत मतलब डाउन था, वेट नहीं था। तो सर ने कहा कि इतना छोटा बच्चे का हम कर ही नहीं सकते, बहुत रिस्क है ऐसा बच्चे का कर, इतना छोटा वेट में हम कर ही नहीं सकते, कम से कम 2-2.5 kg की होगी तब आप इसको लेके आना, तो हम इसका संट का ऑपरेशन करेंगे ऐसे करके। फिर हम उसको अपने साथ घर ले आए, अक्टूबर, यही 6-7 अक्टूबर को इसको हम अपने साथ घर लेके आए। उसके बाद 4 महीने मैडम हम लोगों ने इसको होम्योपैथिक की मेडिसिन दी कि कम से कम हेड का साइज मत इंक्रीज हो, ऐसे करके मेडिसिन उसका चलता रहा 4 महीने से। और मैडम देती थी एपिस 30 देती थी, ट्यूबरक्लिनम देती थी, ये मैडम का चलता था, मैडम देती थी। तो फिर लेकिन फिर ये हुआ कि जनवरी 15 के बाद हम लोग को लगा कि नहीं, कि हेड के साइज इंक्रीज हो रहे हैं, और मैडम को भी लगा कि मेडिसिन उतना इसके में असर नहीं कर रही है जितना वो उन्होंने सोचा था इसके लिए। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े किए, और फिर हम लोग को भी लगा कि नहीं, अब इसको थोड़ा बाहर ले जाने की जरूरत है ऐसे करके। फिर हम लोग इसको 12 फरवरी के बाद हम लोग एम्स के राउंड भी मार रहे थे कि एम्स जाके दिखाएंगे बोल के गए। वहां पर पूरा पहले सिटी स्कैन हुआ, फिर उनको थोड़ा सा सिटी स्कैन में उनको थोड़ा सा कुछ गांठ नजर आया, तो उन्होंने पहले तो कहा कि हम संट कर लेंगे, लेकिन संट करने का कोई फायदा नहीं है बोला, क्योंकि बच्चे में सर का जो पानी है वो बहुत जगह पे है, पाइप डालेंगे तो सिर्फ एक जगह से पानी निकलेगा, बाकी जगह से तो नहीं निकलेगा, तो फेलर ही है इसके। तो उन्होंने हमको बोला कि एक और एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकल कुछ सर्जरी होती है, वो जाके करा लो आप ऐसे करके, मतलब वो पता कर लो, हम हमारे यहाँ नहीं होता है बोला, एम्स में हम नहीं करते हैं, डीकेएस रायपुर में हॉस्पिटल है वहां पर आप जाके पता करो। तो वहां भी एक दिन तक हम लोग थे वहां पर, रखा हुआ था, इसको एडमिट किए हुए थे। लेकिन वही था कि उसके लिए सर ने बोला कि 2 साल का, मतलब एक तो 2 साल क्राइटेरिया, एक तो बच्चे थोड़ा सा होना चाहिए कि वो सर्जरी हैंडल कर ले, तो उन्होंने भी कहा कि हम एंडोस्कोपिक नहीं कर सकते, अभी तो बच्ची बहुत छोटी है। उसके बाद वापस हम लोग एम्स आए, एम्स में फिर से मैडम ने कहा कि एक एमआरआई और कराओ आप ऐसे करके, प्लेन और कंट्रास्ट दोनों एमआरआई कराया गया बच्चे का। तो उन लोग को गांठ उन लोग को दिखाई दिया, टीबी, जो भी उनके हिसाब से टीबी मैट्रिज उन्होंने कहा कि है बच्चे को, ऐसे करके उन्होंने कहा कि टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करो पहले तो, क्योंकि वो भी दिक्कत है। लेकिन ये इसके केस में ये हो गया मैडम कि इसके केस में ना वेंस ही नहीं मिलते हम लोग को, डॉक्टर्स को वेंस ही नहीं मिले, मतलब ऐसा हो गया कि पूरा 15 जगह इसका हाथ पैर में छेदे ले दे के 15 जगह में एक जगह पैर में मिला, लेकिन वो भी ये असल में पैर बहुत फटकारती है, मतलब इसको पैर फटकारना ही, वो पूरा सुई निकाल डालेगी, इस टाइप का इसका पैर फटकारने का आदत है। तो वो भी डर गए, उन्होंने कहा कि हम मतलब क्या करें, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा। फिर हम लोग भी इतना ज्यादा मतलब 15 जगह हो चुके थे उसको, तो हम लोग को भी दिक्कत होने लगा, इतना तकलीफ दे के बच्चे को हम लोग कुछ नहीं कराएंगे ऐसे करके, तो हम लोग वापस इसको घर ही ले आए। और इसका आरओपी में भी मतलब ना, आरओपी में जो इंजेक्शन लगा था वो फिर से रीजनरेट हो गया था,
अभी हम लोग एम्स गए हुए थे लास्ट में, तो फिर से हम लोग एक बार कंसल्टेशन के लिए गए हुए थे। तो उसके बाद ना उन्होंने कहा कि आरोपी थर्ड फिर से जनरेट हो गया है इसको ऐसे करके, तो इसका लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो लेजर भी हुआ था बच्चे का, यही मतलब 21-22 फरवरी को इसका लेजर ट्रीटमेंट करवाए हैं दोनों आंख का इस बच्चे का। और उसके बाद अभी जो है वहाँ के हम लोग आयुर्वेदिक में भी मिले थे, एम्स के आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिले और होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिले और भी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में भी मिले हैं। तो मतलब उन लोग का ये कहना है कि केस थोड़ा सा सीवियर है। उन्होंने 2 चूर्ण हम लोग को बताया था कि इसको लेना आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स ने, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इस केस में हम लोग सक्सेस नहीं बोल सकते इसके लिए, बिल्कुल मतलब हमारे हाथ से जा चुका है इस टाइप का। उन्होंने कहा हम बच्चे के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का वही मतलब हम लोग वहाँ गए थे एम्स के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में भी गए और वहाँ जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां भी हम लोग गए थे मिलने के लिए कि कम से कम आप देख लो ऐसे करके। तो उनके हिसाब से केस ऐसा था उनको कि उनको लगा कि बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है, इतना ज्यादा हम इसको अब नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास हाथ नहीं है उनके पास खड़ा करने के लिए। ठीक है मैम। एक बात बताओ, बच्चे को भूख प्यास वगैरह ठीक है? दूध हाँ पीती है मैडम अच्छे से? ठीक है, लेकिन ना ये ना वही पूरा मतलब वही जिस दिन इसको 15 इंजेक्शन बताए ना कि वेंस ही नहीं मिल रहे थे, खोबे पड़े थे, उस दिन के बाद इस बच्चे के मुंह से मतलब आवाज सुनने के लिए हम लोग तरस जा रहे हैं। ये पहले इतना चिल्ला चिल्ला के रोती थी, भूख लगता था, टॉयलेट कर लेती थी, सब कर लेती थी और चिल्ला चिल्ला के रोती थी। गोद आना रहता था तब भी ये चिल्ला के रोती थी कि मेरे गोदी में लो। लेकिन उस दिन के बाद से ना मैंने पूरा आवाज ही इसका चल दिया है, रोती ही नहीं है, भूख से कराती है लेकिन रोएगी नहीं, बिल्कुल अच्छा, मतलब रोती उस दिन रहती के बाद है। से आवाज ही नहीं निकलती बच्चे की? हाँ मतलब बहुत इसको चिड़चिड़ाओ ना, बहुत ज्यादा इसके चेहरे पे कुछ करो तो वो ऊ कर देगी, लेकिन रोना तो भूल ही गई है। जैसे रोने पे पहले बहुत परेशान रहते थे कि कितना रोती है कितना रोती है, ये सब बोलते थे, लेकिन अब रोने के लिए भी हम लोग के कान सुनने के लिए तरफ चुके हैं, रोती ही नहीं है। भूख के लिए भी नहीं रोएगी, अगर रात में अगर जाग रही है ना तो कभी नहीं बताएगी कि भूख मतलब हम क्या देखते रहते तो हमको पता, अलार्म लगा के रखे रहते हैं कितने इतने देर में इसको पिलाना है इस टाइप का दूध। और माँ का दूध नहीं मिलता है इसको, मेरा दूध नहीं आता है, तो बॉर्डर ही चल रहा है। और अभी हम लोगों ने गाय का दूध शुरू किया है 1 वीक से, इसको गाय का दूध दे रहे हैं। तो ये बताती ही नहीं है, सुसु कर लेगी तो बस पैर को थोड़ा ऊपर टांग ले रहेगी, और भूख लगता रहेगा तो थोड़ा वो आँख भी धसा हुआ है, रोना गाना सब भूल गई है। अच्छा, और सर भी मतलब लैट्रिन 46 ठीक से होती है? हाँ हाँ वो रेगुलर करती है मैडम, रेगुलर। हाँ जी। पेशाब और वसाब सर ठीक का है? साइज मैडम, हाँ हाँ पहले मैडम इसको ना हम लोग को यूरिन का मैडम, यूरिन कराने के लिए मैडम दवाई देती थी यूरिन पास कराने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा स्मेल येलो येलो इस टाइप का था और बहुत चिपचिपाहट था। लेकिन अभी इसको कुछ यूरिन के लिए दवाई नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन अभी ये बहुत यूरिन कर रही है, लेकिन क्लीन है अभी, मतलब साफ करती है। आधे घंटे में 10-20 बार कर देगी अभी ज्यादा यूरिन करती है करने के लिए। और मतलब इसका टेस्ट में आपने देखा ही होगा, एक तो वाइट जो सेल्स थोड़े निकलते हैं इसके पास होते हैं, वाइट सेल्स थोड़े से ज्यादा। और अभी क्या क्या बोले मैडम? आवाज अटक रहा है मैम। तो अच्छा आ गया। हाँ जी मैम, थोड़ा सा बाहर निकलिए प्लीज। जी आप मतलब बाहर निकलने का मतलब है कि नेटवर्क एरिया में मैम आइए, थोड़ी सी आवाज जब कटने लगती है ना बात नहीं समझ में आती है ना। जी 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 मैडम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, बताएं प्लीज। अभी सर का साइज है मैडम इसका 46 से 47 सरकमफेरेंस हो चुका है इसका सर हाँ का वो साइज। आपने कल बताया था, अभी पहले मुझे जो चीजें हम पूछ रहे हैं वो बताइए। पेशाब आपने बोला अभी ठीक है, पहले पेशाब में बहुत स्मेल वगैरह थी, ठीक है। हाँ तो मतलब होता नहीं पेशाब था जो है इसीलिए। पानी जैसा सफेद है कि पेशाब में हल्का पीलापन है? नहीं पीलापन नहीं है बिल्कुल भी, अब साफ है। बिल्कुल पानी जैसा सफेद है? हाँ पानी जैसा करती है। अच्छा, कपड़े पर अगर लगता है तो लगता है कि कपड़ा कड़ा हो गया है, कुछ हो गया? नहीं 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 लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्ची पॉटी करती है तो जो उसका मल है वो चिपचिपा तो नहीं रहता? कभी सूखा भी सब तरफ का रहता है, कभी एकदम सूखा भी कर लेगी, कभी एकदम पानी पानी भी हो जाता है, कभी एकदम ठीक रहता है, बीच हरा हरा भी होता है, बीच बीच में हरा भी हो जाता है उसको। नहीं, वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपने ये बताया कभी सूखा हो जाता है, कभी पानी जैसा हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, कभी ये भी ध्यान दीजिएगा क्या मल उसका चिकना है,
ठीक है। तो हाँ चिकना बड़ा ही रहता बच्चा है। है तो हाथ से भी देख सकती है, हालांकि चिकनाहट तो दूर से ही पता चलती है, जैसे अगर हाँ मल में चिकना चमक है रहता है, तो समझ। रहता है हाँ चिकना। ठीक है। तो ये दो चीजें बच्चे में, इससे ज्यादा आप चीजें नहीं कर सकते हैं। पहले बच्ची रोती थी भूख प्यास के लिए, है ना। जी जी। अभी जब से वो इंजेक्शन वाला केस हुआ तब से वो रोती होती नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं या होती एक है। तरीके से हम कहें कि उसकी आवाज की क्षमता भी चली गई है। बोल में एमआरआई हुआ तो उसको जो एनेस्थीसिया दिया उससे नहीं था, ये उसके बाद से ज्यादा बंद हुआ है इसको, अच्छा मैम लेकिन एक बात एमआरआई। बताओ, आप क्या हो, आप क्या हो, मतलब क्योंकि सारी की जानकारी रखते हो तो इसलिए पूछ रही हूँ। मम्मी मम्मी। नहीं मम्मी हो मतलब आप हाउस वाइफ हो कि वर्किंग हो। अभी हाउस वाइफ है मैडम। अच्छा वैसे वर्किंग थे। नहीं मतलब ऐसे टीचिंग विचिंग करवाए थे बीच में, लेकिन अभी बंद है सब। अच्छा मतलब टीचर है बेसिकली आप, है ना। हाँ टीचिंग पे ही ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आपका कौन सा बच्चा है। पहला बच्चा मैडम। अच्छा हाँ, नहीं क्योंकि मैं इसी वजह से पूछ रही हूँ, तो जैसे ये जो पहला बच्चा है आपका 4 साढ़े 4 महीने पर जब ये पता चला था कि सर्विक्स ओपन है, फिर उसकी सर्जरी होकर के बेड रेस्ट वगैरह हुआ, तो करीब 4.5 महीने का बच्चा का करीब होता है 18 से 20 हफ्ते का बच्चा होता है। 18 हफ्ते जी का मैं मान कर चलती हूँ। तो 18 से 21 हफ्ते के बीच में एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। वो जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्या उसमें सारी चीजें ठीक थी। हाँ मैडम उसमें तो ऐसे मैंने मैडम को भेजा भेजा है, 21 वीक का एनोमली स्कैन करके भी भेजा हुआ है। उसमें तो ऐसे हेड वेड में जो अब नॉर्मेलिटीज तो नहीं लिखी हुई है उन्होंने। नहीं बस हेड क्या, पूरी बॉडी का ही एक्चुअली। वो जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है या टीफा अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, या एक तरह का ऐसा बड़ा वाला अल्ट्रासाउंड समझ लो, प्रेगनेंसी में कराते हैं जो नॉर्मल सेंटर्स पर नहीं हो पाते गवर्नमेंट वगैरह में। तो उसमें बच्चे के अंदर अगर कोई भी तकलीफ होती है कि कोई भी उसका ऑर्गन सही से नहीं डेवलप हो रहा है, तो वो आ जाता है। तो वो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको 4 साढ़े 4 महीने के आसपास ये चीज हुआ। 4.5 महीने का मतलब होता है 18 हफ्ते का बच्चा था। ठीक है। हम्म, तो एक तरीके से मैं कहूँ कि तो 21 वीक आपकी में हुआ पूरी था प्रेगनेंसी ही है। परेशान रही है ना। हाँ 21 वीक में हुआ था स्कैनिंग मैडम। तो उसमें हम्म। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सब नॉर्मल था, बस बेबी का वेट उनके हिसाब से थोड़ा सा और ज्यादा रहना चाहिए था, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा भी कम नहीं था, साढ़े तकरीबन अच्छा साढ़े। चलिए एक बात आप मुझे ये बताइए मैम, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। मेरी शादी को मैम अभी तो 1.5 साल हुए हैं, मतलब अच्छा 21 नवंबर 1.5 साल। में मेरी शादी हुई थी और मेरा हम्म। कंसीव फरवरी लास्ट में हो गया था। अच्छा प्रेगनेंसी में आपने बोला कि 4 साढ़े 4 महीने के आसपास आपको ये चीजें हुई थी, फिर 6.5 7 महीने पर भी आपको तकलीफें हुई थी, है ना। जी जी जी। तो वही बीपी और खांसी, मतलब वो एक खांसी से तुरंत उठे नहीं थे कि स्वेलिंग पूरा चालू हो गया था चेहरे पे, हाथ पैर हम्म। पे सब जगह स्वेलिंग। और उसके बाद वही बीपी। बीपी तो हम लोग को क्या लास्ट पता ही नहीं बुखार, चला 75। बुखार वगैरह भी प्रेगनेंसी में रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं, खांसी अच्छा। बस था बहुत। अच्छा खांसी बहुत था तो फिर ये सब सारी चीजें जब हुई, जैसे मान लो आपकी एक तरीके से सर्विक्स की सर्जरी की करके मुंह बंद किया गया, तो इन सब चीजों में एक एंटीबायोटिक वगैरह भी सारी चीजें चली होंगी प्रेगनेंसी में। हाँ मैम हार्मोन्स की ना क्या बोलते हैं टैबलेट्स और इंजेक्शन चले हैं मेरे को। वही 7वां शुरू हुआ ना तो मैडम ने बंद किया, मतलब 4.5 पौने 5, 4.5 के बाद 2.5 महीना मैंने खाया है समझ लीजिए ये दवाई और इंजेक्शन चले हैं मेरे को, वीक वीक में एक एक इंजेक्शन लगता था। किसी भी सर्जरी में आवाज एंटीबायोटिक नहीं आ रही। चलाते हैं हेलो। तो कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस वक्त आपको आपके सारे पर्चे वर्चे जो भी होंगे तो वो भी मैडम को आप शेयर करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफी कुछ तकलीफ हुई है और उसको फिर रिटेन करने की कोशिश की गई है, उसका भी है। और जैसे देखो मैम, गारंटी तो यहाँ भी आपको नहीं मिल सकती है, इस वजह से कि बहुत बुरी हालत में आप आए हो। जैसे शुरुआत में आते हैं तो ज्यादा चांसेस होता है। हम ट्राई करेंगे, मतलब मैडम जो है बहुत अच्छी हैं, वो सारा ट्राई करेंगी, लेकिन कोई भी आपको इस फील्ड में गारंटी इसलिए नहीं दे सकता कि एक तो बच्चा बहुत छोटा है, उसकी बहुत सारी चीजें अभी और भी हालत नाजुक है। ठीक है। नहीं मैम अभी को थोड़ा टीबी भी बहुत ज्यादा हो गया तो उसको सीजर भी आते हैं मैडम बहुत, मतलब अभी तो थोड़ा कम हुआ है, वरना एक दिन में 10-12 बार उसको सीजर आ जाते थे, मुंह में पूरा झाग और आंख, एक आंख पूरा उसका बार बार फड़फड़ाता था, अपने हाथ पैर को बहुत टाइट कर ले रही थी, मतलब एक दिन में 10 बार हो जा रहा था उसको ये चीज। अभी थोड़ा सा 1 या 2 बार ही हो रहा है, अभी कम हुआ है, लेकिन अभी है उसको, वो चीज भी हो रही है उसको, अच्छा एक बात आप मुझे पूरा अपने बताओ। आप को टेढ़ा कर।
बच्चे जी। को मतलब कि आप बच्चा जब पैदा हुआ तो आपको थोड़ा बहुत दूध निकला कि बिल्कुल ही दूध नहीं निकला? थोड़ा सा निकला था मैडम, निकला था। हम्म। पी भी थी बीच में मेरे को। मैं मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन और दवाई वाई कुछ कुछ ना, मतलब दवाई ने सेंस वो जो पाउडर वाउडर रहता है ना, वो हम्म। सब मैं बढ़ाने के लिए ले रही थी, तब बच्चा पी भी रहा था। अच्छा। अब वो क्या है कि वो शुरुआत के 40 दिन तो अटैच में ही नहीं थी, रखा ही नहीं गया था, तो वो पूरा बंद हो गया था। तो उसके बाद ये सब पाउडर दवाई ये सब चला है, कोशिश किया हम लोगों ने कि दूध आ जाए। उतना मात्रा में तो नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पीती थी वो। एक्चुअल में समय से पहले जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसमें भी ऐसा होता है मैम कि क्योंकि जो चीजें बनी होती हैं उसी हिसाब से आता है, तो बाद में दूध कई बार आ जाता है, कई बार अच्छे से आ जाता है, कई बार नहीं आता। हालांकि ये प्रेगनेंसी काफी कुछ खराबी रही, मतलब काफी कुछ खराबी इसलिए रही कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया तो वो एक परेशानी होती, फिर बाद में आपको इतनी ज्यादा खांसी आई, फिर आपको स्वेलिंग हुई पैर में, फिर बीपी बढ़ा, बहुत कुछ हुआ ना। तो जी। एक चीज नहीं हुई है, बहुत कुछ समस्या हुई है, तो बहुत कुछ समस्या जब हुई है तो उसका फिर वो है। चलिए, मेरी तरफ से तो लगभग हो चुका है, या मैम ने लगभग बता दिया। और किसी को कुछ कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछे मैम से। मैम प्रणाम। जी जी। जी, एक आपको जिस टाइम पे आपका बीपी वगैरह बढ़ा, आपके स्वेलिंग हुई, तो HB आपका ठीक था, विद इन लिमिट था या कम था? HB तो 11 ही था मेरा रहने के लिए लास्ट तक, कम नहीं था। 11 के, हाँ 11 ही था, 11 से ऊपर ही रहता था। ओके, और आपके शुगर लेवल ठीक था? उसके लिए भी टेस्ट आपके शुरू में स्टार्टिंग में करवाते हैं, GST हाँ वो वगैरह सब ठीक था, थायराइड टेस्ट सब ठीक था। शुरुआत शुरुआत में जो भी, बस ये था कि जो लास्ट लास्ट में टेस्ट हुआ ना, तो उसमें यूरिन में प्रोटीन पास हुआ है, ये लास्ट में जब टेस्ट हुआ तो बताया गया था। और ऑरेंज मतलब डिलीवरी हुई ना, तो उन्होंने यूरिन भी दिखाया हमको, तो वो पूरा ऑरेंज कलर का था, जूस टाइप का, पूरा ऑरेंज जूस टाइप का यूरिन का कलर था। वो लास्ट लास्ट जब वही 24-25 अगस्त। मैम तो क्या उस समय क्या आप एंटीबायोटिक हेलो। ले रहे थे क्या? एंटीबायोटिक ले रहे थे उस नहीं समय जब नहीं मैम, प्रोटीन पास हो रहा था? 7th शुरू हुआ ना, तो उसके बाद जितने भी हार्मोन्स के टैबलेट और इंजेक्शंस थे वो बंद कर दी थी हमारी जो मैडम थी, उन्होंने उस टाइम बंद बंद कर दिया था। 7 शुरू होते ही उन्होंने बंद कर दिया था। जी मैम, कंटिन्यू करिए। और मैम आपके पेरेंट्स की तरफ कोई डायबिटीज वगैरह या कोई ऐसी हिस्ट्री थी किसी की? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों डायबिटिक हैं, पापा BP वाले भी हैं। जी। और आपके भाई बहन? भाई बहन नहीं है अभी तक ही, लेकिन मम्मी पापा दोनों ही डायबिटिक हैं। ओके, ठीक। तो आपका मतलब शुगर जो उन्होंने सिर्फ जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हम पहली बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक बेसिक टेस्ट करवाते हैं, तभी शुगर का हुआ, दोबारा तो नहीं रिपीट हुआ आपका? इट मींस हुआ है मैडम, क्योंकि जब ये क्या बोलते हैं, ये सर्विक्स ओपन वाला हुआ ना, तो वहां पर अपोलो में भी हमारा पूरा चेकअप हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहां थायराइड टेस्ट भी किया गया था। बस लास्ट में जो वो वही मैडम 23-24 जो वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैडम ने फिर से टेस्ट दिखाना, तो उसी में हम लोग को प्रोटीन पास हुआ बोल के पता चला, उसके पहले नहीं पता चला था। जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम आप मतलब मेरे को पूछना था कि आपको कितने % लग रहे हैं रिकवरी हो जाएगी, कि हेड उसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको दिक्कत ही बहुत ज्यादा हो जा रही है ना, हेड पे ही TB हो गया है, मतलब वो ग्रोथ भी नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। आपने देखा होगा वो पिक्चर, मतलब अभी भी 3 kg की ही है, उसका तो मतलब 1500 ग्राम तो आप यकीनन मान के रखो कि उसका हेड ही है, इतना भी हैवी हो चुका है उसका सर। बॉडी तो बिल्कुल, आप कोई भी देखता है, जैसे कोई भी देखता है तो बोलता है कि अभी का जन्मा बच्चा है, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है उसकी। मैम बाकी डॉक्टर्स आपको ज्यादा इसके बारे में आंसर करेंगे। एक ही बात कह सकते हैं कि एक तो आपको सबसे पहली बात कि बहुत जगह आपने दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, जब सब जगह घूम के आ रहे हो तो आप ये सोच के चलो कि यही मेरा एक सहारा है,
ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर पूरा फेथ करके चलना है। बाकी अल्टीमेट जो बात होती है कि जो भगवान चाहता है वही होगा, तो आप एक पॉजिटिव और पूरा फेथ लेके चलो, अपने दिमाग को एक साइड पे रख दो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मतलब दिमाग को एक साइड पे रखने का मतलब ये है कि हम अपने ही दिमाग में एक चलाते रहते हैं कि हम ऐसा होगा तो हम मानेंगे कि काम हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी बीमारी होती है उसमें अंदर से ठीक होना शुरू होता है, वो सामने से हमें नहीं दिखता कई चीजें। ठीक है, हर चीज का रिजल्ट साथ के साथ ऐसे विजिबली जो हमें आंख से दिखे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे चेंजेस आनी शुरू होती हैं, लेकिन सामने दिखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एक पूरे भरोसे के साथ आप ट्रीटमेंट लें, जिस भी डॉक्टर से लेंगे, जो भी आपको ट्रीट करेगा आयुर्वेदिक पैथी में या ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन भी नहीं है मुझे लगता है, इसलिए हमें 100% फेथ उसको देना चाहिए। ठीक है, भगवान पे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि वो जो भी डिसाइड करेगा हमें वी हैव टू, हमें उसके आगे नतमस्तक तो होना ही पड़ेगा। तो हम अच्छा ही सोच के चलें कि अगर बच्चा आया है इस धरती पे तो आप यहाँ पे आए हो तो कुछ अच्छे के लिए आए होंगे। ठीक है, यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग की बीच में ज्यादा किंतु परंतु मत करें जिससे भी ट्रीटमेंट लें। नहीं, मैं इसलिए मैम पूछ रही थी क्योंकि अभी हम एम्स से ही उसका क्या बोलते हैं होम्योपैथिक में मेडिसिन करवा रहे हैं, उसका करवाने के लिए। तो सीजर हमको थोड़ा सा जो पहले बहुत ज्यादा होता था उससे तो कम से कम दिन में एक वही ही दो तो बार आप उसको हो पा रहा इसी है। चीज को तो पॉजिटिव लेके मेडिसिन चल लें कि आपको लग रहा है, आप अपने शब्दों में कह रही है कि कुछ फायदा हुआ है, क्या हुआ कितना हुआ वो छोड़ो, लेकिन आपको लग रहा है कुछ फायदा, तो इसी को बेस बना के, फाउंडेशन बना के आप और फेथ को अपने को स्ट्रॉन्ग करके सरेंडर करके चले टूवर्ड्स अ फिजिशियन। भगवान, हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन जो भी हमारी बुद्धि के हिसाब से बेस्ट होगा वो करेंगे, और उम्मीद ये रहेगी कि कुछ अच्छा ही होगा। बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये कि हाँ, थोड़े दिन शुरू कर लिया, आप जब तक आपका डॉक्टर नहीं बोलता कि मेरे हाथ खड़े हैं, तब तक आपको अपना विश्वास बना के रखना होगा और उनको कोऑपरेट करना होगा जैसे भी वो बताएंगे। मैडम जैसे इस बच्चे में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, तो इन फ्यूचर जैसे और भी, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर इसका तो अभी हमारे पास अपना ये है, तो आगे के लिए और मतलब कि आगे के ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चा ऐसा हो गया तो आगे के बच्चे भी ऐसे ही रहें। हाँ, उसके लिए ये आपका बहुत अच्छा आपने बात कही है। उसके लिए हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अंजना मैम है। वो शुरू से ही जब आप प्लान करने का सोचे कि अभी हमें दोबारा करना है, तभी से आपकी कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के हिसाब से ऐसा चलाया जाए कि मतलब आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम दोबारा ना आए, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है, वो आपको गाइड कर देंगी उसके लिए। लेकिन अभी तो इस बच्चे के बारे में ही आप सोच रहे हो, इसी का देखना है, तो हाँ, अभी पहले उसका ट्रीटमेंट करें। ठीक है। कोई टेस्ट वेस्ट भी लगता है क्या मैडम? मतलब मेरे को कुछ टेस्ट वेस्ट कुछ कराना पड़ेगा क्या इसके लिए? वो मैम जो आपके डीलिंग डॉक्टर है, जिनके पास आपका केस है, वो आपको सब बता देंगे सारा डिस्कशन के बाद। जी जी मैडम, जी थैंक यू। प्रशांत भट्ट सर है क्या? तो क्या दिक्कत है? प्रशांत सर, हेलो। हाँ यस सर, सर। कुछ पूछेंगे आप? हाँ मैम, मुझे 2-3 डाउट इनके केस में लग रहे हैं। एक तो ये हाइड्रोसेफलस है, इसका कॉज क्या है? मतलब समझ में नहीं आया ये कि ये मतलब हमको इनका भी है ना, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। और अभी एक शंट क्योंकि वाली बात जो हो रही कई थी, पोर्शन में वाटर है, इनके जो है वो कई पोर्शन में है। और दूसरी बात है हाँ। कि टीबी का भी उन्होंने बताया। नहीं इसका तो ये सारी हेतु चीजें क्या जो है? इनका ये हेतु समझ में नहीं आ रहा है। इनका हेतु क्या मिला सर इसमें इनका आपको? हाइपरटेंशन हुआ था ना सर, हाइपरटेंशन और हुआ था प्रोटीन ड्यूरिंग जा रहा था प्रेगनेंसी, इनको, प्रोटीन है ना, जाने लगा खांसी थी, था। प्रोटीन भी जा रहा था।
हाँ, खांसी भी था। और क्या है कि बच्चे का वो नीचे आ गया था, तो उन्होंने स्टिच, सर्विक्स इनका ओपन था। एक्चुअली क्या है, वायु प्रविष्ट हुआ इनके इसमें, कि सर्विक्स जो था वो ओपन हो गया था, ब्लीडिंग हुई बीच में, और उन्होंने स्टिच किया, स्टिच करके प्रेस करके और बेड रेस्ट पे रख दिया इनको। और फिर बहुत सी हार्मोनल मेडिसिन चलाई इनको। फिर बीपी बीच में इनकी हाई हो गई, बीपी भी बहुत ज्यादा नहीं, 180 120 था, उसको मैनेज नहीं किया उन्होंने। ओनली इतना हाई बीपी देखा और बस उन्होंने बस बोला कि अब हम इसको सीजर करेंगे, क्योंकि बच्ची को तो हम बचा नहीं सकते, माँ को बचाने को हम कोशिश करेंगे। फिर यूरिन में इनके प्रोटीन उस समय से ये पेशेंट है ना, एक्लैम्सिया में गया है था। हाँ, मैं वही बोल रही थी, एक्लेम्सिया में गए थे। हाँ, ये होगा ही था वो, बेबी को केयर दिखाऊं करना क्या? चाहिए था पहले से ही। जी जी जी। इसमें ना डेफिनेटली हाइड्रोकॉर्टिजोन वगैरह मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया होगा। कुछ तो किया गया है मैम, हाँ, कुछ तो नहीं वो देते एक्लेम्सिया में देते हैं मैम, एक्लेम्सिया में देते हैं। सर जैसे एक्लेम्सिया में हम लोग को भी नहीं पता है कि इसको जन्म पेट से ही हाइड्रोसेफलस हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स भी तुरंत नहीं बताए हम लोग को। मतलब 35 दिन पूरा होने के बाद उनको भी ये चीज डाउट हुई कि सर उनको 35 दिन बाद उनको बड़ा नजर आया। तब उन्होंने सीटी स्कैन करवाया और तब हमको कहा कि यूएसजी में भी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए और उसमें क्लियर होना चाहिए था। मैंने तो आपको सीटी स्कैन भेजा। लेवल 2 लेवल 3 नहीं कराया था हम आघात लोगों जन्य ने। तो नहीं है? ये बताओ कि कोई आघात तो नहीं हुआ कभी इसको? चोट वोट तो नहीं आई थी आपको? गिरे तो नहीं थे मैम? नहीं, जब ये बच्चा हुआ, जब ये बच्चा डिलीवर हुआ, एक तो प्री मैच्योर बेबी है ये, हमें लग रहा है, ठीक है ना? जब ये बच्चा पैदा हुआ, जब ये आया, सीजर से हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी था ये? सीजर। तो उस समय कहीं कोई बीपी हाई हो गया। अच्छा, उस समय कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी इसके लिए? जब ये बच्चा बाहर आया था तो रोया था क्या? रोए थे सर, रोया था, लेकिन बस ऑक्सीजन ज्यादा नहीं ले पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, तो पूरा ऑक्सीजन सपोर्ट में ही उसको रखा गया था 20-21 दिन। पूरी तरीके से ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही था बच्चा। उस समय इसका हेड का साइज क्या था, कुछ याद है आपको? उस टाइम तो सर नहीं पता, लेकिन नॉर्मल ही थी, छोटी थी, 950 ग्राम की थी। लेकिन उस टाइम हम लोग को ऐसे नहीं लग रहा था, डॉक्टर्स को भी शायद ऐसा नहीं लग रहा था कि हेड इसका बड़ा है टाइप का। उनको भी 35-40 दिन में ही ये बात थोड़ा सा डाउट हुआ। ना पीडियाट्रिशियन अगर होते हैं ना, तो वो लोग उसका सर्क्यूम्फेरेंस लेते हैं, हेड का लेते हैं, चेस्ट का लेते हैं। पीडियाट्रिशियन अगर होंगे वहां पे तो उन्होंने लिया भी होगा डायरेक्टली, और आपके रिकॉर्ड में मेंटेन होगा वो। अब उन्होंने रखा था तो टेस्ट वेस्ट सब किया था उन्होंने, उसका बीपी क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट, लिवर टेस्ट। अभी भी उसका ब्लड टेस्ट और लिवर टेस्ट एम्स में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ना कि इन्होंने फीड नहीं कराया, और मदर का फीड भी नहीं पाई बच्ची। क्योंकि अभी हमारे पास एक चैनल बनता है कि जब भी हम ऐसे केस को लेते हैं तो मदर के माध्यम से भी बच्चे को मेडिसिन मिलता है, फीडिंग के माध्यम से। उसको जो ओरल एक्सटर्नल चलाएंगे वो तो है ही, लेकिन ये भी रास्ता बंद हो गया उसका। इनको अभी बिल्कुल कितने महीने, कितने साल की है ये लड़की आपकी? कितना? आवाज नहीं है 7 आपकी। मंथ कंप्लीट हो 7 मंथ सर, 7 हो गया। अच्छा, ये चीज और मैंने देखे थे, कोई बच्ची कुपोषित भी है, मतलब है ना, ये इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वो तो हाइड्रोसेफलस तो अलग ही है। नहीं तो अंडरवेट भी थी ना, 950 ग्राम्स की तो थी ये। टीबी भी हुआ है ना सर। हाइड्रोसेफेलस वालों का नहीं होता है डेवलपमेंट, मेरे घर में भी था। नहीं होता, नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं और कम दिन का ही होता है उनका, मतलब। हाँ, ये सेम यही अभी केस ऐसी था, है। मेरी दीदी का था। हाँ, और वो 2 साल सनसेट पूरी आईज है इसकी, वो 2-3 साल ही रहा बच्चा, उसके बाद चला गया था वो। चलो ठीक है, देखिए दवाई तो शुरू कर ही दीजिए आप। एक काम कीजिए, ठीक है कौन मैम, फीड इनको करेगा? लेफ्ट कराना है। हाँ, लिफ्ट करा दीजिए इनको। ठीक है ज्योति मैम, आप लेफ्ट हो जाएंगे। हम लोग बताएंगे आपको सारी क्या कैसे करना है, जो भी है बाकी ईश्वर के हाथ में है। जी ठीक है मैम। जी ठीक है। ज्योति लेफ्ट हो जाइए। जी सर।
एक काम कीजिए, इनका MRI CT स्कैन जो कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे क्या? सब तो है ना, ग्रुप में तो डाला है सर, अच्छा फिर से चलिए, डाल मैं देंगे। आप डाल देना। देखो हाँ इसको एक तुरंत काम अभी करो, डाल शुरुआत वैसे ही करो, दीपन पाचन और वातानुलोमन से, ठीक है? तो इसके लिए सबसे अच्छा आम पाचक बट्टी यदि आपकी हो सर वाली, तो है तो वो उसको देना शुरू करो आप। तो वो आम पाचक बट्टी इसको मतलब 7 महीने का, वेट कितना होगा इसका देख लेना आप, जो भी वेट हो उसके बहुत हिसाब से। कम है इसका हाँ, वेट, है एक एक 3 गोली, kg है अभी समथिंग। 3 किलो है तो वो देख लेना अपनी, एक गोली, डेढ़ दो गोली सुबह शाम पीस के इसको खाने के लिए देना है आपके लिए, ठीक है? पहली चीज तो इसका दीपन पाचन और वातानुलोमन। एक चीज करो, जब आम पाचन, क्योंकि देखिए आम बहुत है उसको, जैसे आपने उन्होंने बोला कि मल प्रवृत्ति कभी लिक्विड होती है कभी हार्ड होती है, और चूंकि बच्ची प्रॉपर डेवलप अच्छे से हो ही नहीं पाई, तो हमें लगता है उसके ऑर्गन भी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आ पा रहे हैं। मेन तो कॉज सबसे भी पहले है ना सर, इसको टीबी के लिए बताया इन्होंने कि ब्रेन में इसको टीबी भी है। टीबी कहाँ का है? टीबी बताया ना उसमें उनके, उसमें जब स्टंट डालने गए ना तो उनको ऐसा लगा कि गांठ है। हमारे ही डाली हूँ मैं, और नहीं डाल देगी उन्होंने अभी मैंने देखा आपको नहीं। बस। अच्छा, तो हाँ स्टंट डाल नहीं पाया, मतलब है ना, टीबी होने, एक्सपेक्टेड होने का कारण, ठीक है? हाँ, तो आप डाल उन्होंने देना, नहीं चलो ठीक डाला, है, वो लाइन ऑफ सब ट्रीटमेंट सब तो। टेस्ट करते गए, कहीं भी कोशिश नहीं हुई। हम्म, और हम्म, हम लोगों का तो कम से कम मदर का फीड होता और दीपन पाचन और पिचुधारण और ये सब भी किए होते ना थोड़ा इसको बच्ची को, तो कम से कम पोषण मिलते जाता। हम्म। चलिए को ठीक है, पोषित तो है। चलिए हाइड्रोसेफलस के लिए हाँ काम उसी कीजिए पे आप। करते हैं काम अभी। सर के नोट्स हैं आपके पास? डॉक्टर समीर सर के नोट्स हैं क्या आपके पास? तो उसमें जल्दी एक अम्बु शोषण गण है, उसको आप लो, और हाँ हाँ हाँ। एक पित्त मूलादि गण है। ये दो दो गण हैं, इसमें करीबन 12-15 मेडिसिन हैं। तो तो इसका इनको मेरे आप को वो डाल देंगे आप अ, कंटेंट। मैं अभी तो नहीं डाल पाऊंगा, मैं एक्चुअली घर आ गया था। फॉर्मूला मैं बुक कल में होगा मैम, मैं कल फॉर्मूला बुक में हाँ, चेक कर लीजिए। फॉर्मूला बुक में देख लो। तो अच्छा अम्बु शोषण गण और पित्त मूलादि गण, ये दो गणों को आपको पीत मुलादी का चालू शाय करना है। करके होगा। हाँ, तो इससे क्या होगा कि इनका जो हाइड्रोसेफलस वाला पार्ट है, ये इनका ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो पानी, मतलब जो पानी बन रहा है इनके ब्रेन में, तो वो आपका ठीक होगा। दूसरा चीज हमें मैम ये करना है भेषज कि इसको फीवर रत्नावली तो में भी है, शिरोरोग में अम्बुशोषण कर जो है ना, देखो, शिरोरोग अगर भेषज रत्नावली कर देखोगे तो उसमें है मैम। हाँ वैशज रत्नावली में है। हाँ और योग रत्नाकर में भी है। अम्बुशोषण रोगाधिकार में है। दूसरा काम इसको ये करो ये कि सर वाले का कंटेंट बताइएगा मेरे को, मैं बना लूंगी दवा। हाँ, नहीं मैं कल सब डाल दूंगा आपके लिए। मैं हाँ पित्त मूलादि भी डाल दूंगा गण, और आपकी ये जी भी, आपका जी अम्बु शोषण भी बता दूंगा मैं आपके लिए। तो कुछ हाँ नहीं, उसका जी हाँ जी। बढ़िया काढ़ा बना के, या ऐसे ही जैसा वो ले सके, वो लिक्विड ड्रॉपर फॉर्म से में ले देगी पाएगी तो जैसे भी काढ़े बने। काढ़े बनाना पड़ेगा आपके लिए। दूसरा काम ये करो, एक तो दीपन पाचन बहुत अच्छे से करो उसका आप, इसमें आम पाचक बट्टी का मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे सर की। अगर आप वो हो तो ठीक आप यूज कर ठीक है। सकते हैं। नहीं तो इसको उसके बाद एरंड तेल भी थोड़ा यहाँ, दें क्या, 2-4 नहीं आप पहले आम पाचन करो, अभी कुछ मत करो आप, तो ठीक आम है अभी, पाचन हाँ चलने दो। ठीक है। 1 हफ्ते आम जी पाचन चलाओ उसको, और ये आपका, इसके बाद फिर जैसे हमने तो उस पेशेंट को वस्ती चिकित्सा भी दी थी, हाँ नहीं नहीं, मैंने उसको बस्ती वस्ती ज्यादा दी थी, है कारगर ना? होगी, लेकिन तो इतना ज्यादा छोटी है बाप रे। अभी नहीं, ये आगे का प्लान है। अभी तो मैम मेडिसिन तो रखो उनको। नस्या भी सर इसको देखिए, और इसमें सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छे से काम करेगा इस बच्चे में। नस्या देख और नशे में दूसरा जो मतलब जैसे, सूक्ष्म त्रिफला। हाँ मैम, क्योंकि ना उसको जो है वो इन्फ्लेमेशन भी है ना साथ में, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो पानी केवल ऐसे ही तो नहीं होगा ना, समथिंग टीबी भी बन रही है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन कर रहा है, जब भी तो वो बढ़े जा रहा है। अब बच्चे एकदम रोना बंद कर दी है, क्राइंग व्राइंग सब कुछ बंद हो गया है उसका। तो मैम नस्या आप देख लीजिए, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक एक बूंद अभी तो नहीं, दीपन पाचन के बाद ही देखिएगा। जी नस्या और सूक्ष्म त्रिफला भी थोड़ा सा इसको इन्फ्लेमेशन अगर पंच कहीं पे महाभूत देख। की तरह से भी अपन ले सकते हैं। हाँ मैम, हाँ वही 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 सही कह रहे हो। मंदाकिनी मैम, बच्चे में ना रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नहीं है, तो आई मैम डाउट कि अगर वो हम नसें ले नस्या पाएंगी कि नहीं। एक एक बूंद भी नहीं ले पाएगी मैम, क्योंकि इसका जो ब्रेन है वो उसको तो स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा ना।
दीपन देखिए पाचन के ये बाद। स्वप्निल, देखिए हेलो, देखिए नहीं, स्वप्निल जी ने त्रिफला डाल का दिया नशे है, नहीं बोल रही। स्वप्निल जी ने डाल दिया है, एक बार ग्रुप में देख लो आप। ये जो जी पित्त मूलादि कषाय है, इसमें तेजपत्र, श्यामलता, त्वक, एला, रेवंचनी, अनंतमूल, आमलकी, निशोथ, दारवी, रजनी, यष्टि, मुस्ता, कचोरा, कुटकी, हरितकी, धान्यक। ठीक है ना, ये है आपका, इसको ये आपका अंबु शोषण शोषण गण गण। में आ जाएगा। और जी दूसरा जो आपका अंबु, ये तो पित्त आपका मूलादि कषाय। हाँ, पित्त मूलादि कषाय हो गया। और अंबु शोषण में आपके लिए उशीर, दारवी, भारंगी और कजली और ताम्र भस्म, ये यूज करना है आपके लिए। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले थे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे मिले थे। और क्या इसके भारंगी? भारंगी भारंगी हो गया, दारवी हो गया, कजली हो गया, ताम्र भस्म हो गया और उशीर, इनको समान मात्रा में लेना है आपके लिए। ताम्र भस्म अभी इसको देंगे बच्ची को? बहुत कम मात्रा में, 2 mg 5 mg का को भी डिवाइडेड डोज में दे देना आप। हाँ, चाट शहद के ठीक ड्रॉप है, के हिसाब से। हाँ आप देख लो, एक हाई कंसल्ट ले लेना ट्रीटमेंट चालू करने के पहले उससे एक बार, है ना। और जैसे आपने कहा कि टीवी लगा और सस्पेक्टेड लगा, तो यहाँ पे हमारे हमारे हिसाब से इनको मतलब ब्रहण वाली दवाइयाँ दी जाए तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। और ब्रहण की दवाइयाँ भी वो दवाइयाँ जो दें जो उनके टीवी पे भी काम करें। और चूंकि प्री मैच्योर बेबी है, प्रॉपर डेवलप हुआ नहीं है बच्चा, पहले से भी डेवलप नहीं हुआ, फिर एक्लेम्शिया हो गया और हाइपरटेंशन हुआ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अपन को अब्रक भस्म 1000 पुटी पे आना चाहिए। अब्रक भस्म जी 1000 पुटी, स्वर्ण वसंत मालती यहाँ पे आप यूज करो। यहाँ पे आप अब्रक भस्म 1000 पुटी, स्वर्ण वसंत मालती, यहाँ पे सिद्ध मकरध्वज आप यूज करें। और त्रिलोक चिंतामणि या भरद्वाज चिंतामणि रस, इस टाइप की दवाइयाँ आप एक एक गोली लेके उनको बढ़िया पीस के कुमार उसकी कल्याण रसक्रिया। अच्छा काम करेगा? कुमार नहीं कल्याण नहीं, कुमार कल्याण नहीं, यहाँ पे आप स्वर्ण वसंत मालती यूज करो आप, है ना। तो नहीं, स्वर्ण उससे क्या बसंत होगा, मालती तो ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, रीजनरेशन भी शुरू हो जाएगा ब्रेन में, है ना। जो भी वहाँ पे जो भी वहाँ के टिश्यूज डेवलप नहीं हो पाए तो वो भी रीजनरेट होंगे। और जो आपका मतलब जो हाइड्रोसेफलस है, ये भी कम होना शुरू हो जाएगा इससे। क्योंकि देखिए वो कफ का स्थान है, हम तो ये मानेंगे कि वहाँ पे कफ हाँ जमा हुआ जी है पूरा, ठीक है ना। जी जी तो हमें जी। उसको डिसॉल्व करना है। तो उसके लिए अब्रक भस्म 1000 पुटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिद्ध मकरध्वज बहुत अच्छा जी ऑप्शन है, स्वर्ण वसंत मालती बहुत अच्छा ऑप्शन है, त्रिलोक चिंतामणि और भरद्वाज चिंतामणि बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे 5 ड्रग आप लेके चलिए और 15-15 दिन का दवाई बना के दीजिए। फिर देखते हैं आगे क्या करना है अपन के लिए। सर ये फिर आगे रसायन द्रव्य थोड़ा सा मतलब दीपन पाचन के बाद भी देंगे ना, शुरुआत से तो नहीं, नहीं दे आम हाँ, थोड़ा पाएंगे। मोशन अच्छा होने लगे उसका। नहीं, हाँ, थोड़ा आम उसको पाचन, भूख लगे थोड़ा नहीं वो, नहीं, उसके आप बाद सुनो तो, आप सिद्ध मकरध्वज जैसे। आम पाचन तो शुरू कर ही दो आप, है ना, आज से कल से चालू कर जी देना। ये और बाकी ये अभी जैसे अबरक 1000 बोले आप, पुटी, स्वर्ण बसंत मालती और त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सिद्ध मकरध्वज एंड हाँ हाँ हाँ, और एंड भरद्वाज चिंतामणि। अच्छा, बहुत सी त्रैलोक्य मात्रा या में देना बृहस्पति। पड़ेगा। एक बात मैम बताना चाहता इसमें हूँ। एक मैम मिनट इसमें मेरी संग सुनिए, मेरा बात सुनिए पहले, फिर आप लोग बोलिए। इसमें आप लोग को याद होगा कि वंदना पाठक मैडम ने एक बार स्वर्ण प्राशन योग बनाया था, है ना। आज से 1-1.5 साल पहले तो उन्होंने क्या किया था कि स्वर्ण लिया था, ब्राह्मी लिया था, बच्चा लिया था, गुडुची सत्व लिया था, और मेरी आम पाचकवटी, उसको पूरे अच्छे से घोट दिया। बहुत टाइम लगा था घोटने में, एकदम बारीक किया। उसके बाद में एक श्रुति निगम मैम जो आती है बाल रोग की, वो बताई थी कि मैं क्या करती हूँ, ड्रॉपर में डाल देती हूँ उसको, पूरा शहद और घी के साथ अच्छे से बना के, और फिर 2-2 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप इतना मात्रा में बच्चे को चटाता है। तो ये जैसे टोमेटो सॉस की तरह वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वैसे करेंगे तो ये मतलब इजीली पैलेटेबल बच्चा ले पाएगा। टैबलेट फॉर्म से अच्छा है कि आप ऐसे बनाए, पूरा घोट के, अवले में जी। अवलेट या ड्रॉप टाइप, सेमी सॉलिड। हाँ सर, संज्ञा स्थापन भी है, तो जो बच्चा रो नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो भी उसका हाँ, इफेक्ट अच्छा ब्राह्मणी आएगा। बच्चा अच्छा काम हाँ, करेगा इवन आप चाहो ना मैम तो पोटली बना के इसकी मम्मी को बोल देना, सुंघाती रहेगी थोड़ा बहुत, तो सांस के माध्यम से ना मेरे हिसाब से जा भी सकता है। और सर ने बहुत अच्छा बताया। ये तो हो गया सर, कुछ एक्सटर्नल उसको। एक्सटर्नल तो मैं बताऊंगा, पहले आप माता को भी अपनी दूध आने के लिए कुछ दीजिए। तो माता को हाँ दीपन सर, मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी माँ को आ जाए दूध, हाँ, देती तो रहूँ। के फिर क्या करिए कि आप पंचजीरक गुड़म, सौभाग्य शुद्धि पाक और अश्वगंधा लेहम खिला दीजिए।
तो अच्छे से जीरा का लड्डू बना के दीजिए, सौंठ का लड्डू, गोंद का लड्डू, थोड़ा शोधन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए। तो माता का दूध जब भी आएगा 15 दिन 1 महीने बाद, उसके थ्रू जो वो अच्छा होगा। जी सर। बराबर है ना? जी सर, जी सर बहुत बढ़िया बताया। सिद्ध मकरध्वज और त्रैलोक्य बोल रहा है, मतलब ये इतनी हैवी जो मेडिसिन है, एक्चुअली बच्चे का जैसे ब्लड भी ड्रा नहीं हो रहा, तो उसके अगर टेस्ट हमने स्टेटस भी देखना हो उसकी RFT वगैरह, वो ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये औषधें मुझे लगता है थोड़ा कम ही रखनी चाहिए, जैसे अबरक और स्वर्ण वसंतमाल भी मोर देन इनफ मुझे लगता है, अभी इससे ज्यादा नहीं मैम, उसी के नहीं मैम, ये तो एक अपने पास फार्मूला मिला, बट उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे डायरेक्ट सब चीज नहीं दे देंगे। पहले तो इसकी माता का शोधन करके और इसका पहले कोशिश करते हैं कि इसको मिल्क आ जाए, माता को मिल्क आ जाएगा तो 70% तो मेडिसिन उसके माध्यम से ही मिल जाएगा उसको। बाकी इसमें सर ऐसे इसमें जैसे ऊपर से सिर से कोई ऐसे द्रव्यों की कोई धारा वगैरह का भी कुछ हो सकता है, मतलब हाँ वही मैं कहती, कुछ सिरोपिचू या कुछ नाभि पे और स्मूथली थोड़ा हल्का हल्का अभ्यंग करें, बला सुगंधा वगैरह। कच्चा तेल का मैम आप वो लेप लगाते हो ना, क्या क्या उसमें से देखिए कुछ। जी जी मैम आई थिंक अम्बु शोषण गण के जितने भी द्रव्य हैं उसमें से आप जो मिल पाए उसका भी आप लेप बना के लगा सकती हैं। हाँ ये भी मैं सही यही चाह रही हूँ कि उसका कफ और जो वाटरी है ना उसका शोषण हो जाए, एक्सटर्नली हो जाए। मनीषा मैम हाँ, वो वो वाला एक्सटर्नली सर लेप बताते से हैं हो ना, जा। एक मिनट, बाम्बू शूट का रहता है ना, वो सर बताते हैं ना अंदर कुछ है, वो गल जाएगा वो, उसमें आया है मैम ना। आवाज कट रही है। मैम सस्टिकशाली स्वेदन कर सकते हो ना आप उसके नीचे बॉडी पे। हेलो सुनाई नहीं दे अभी तो नहीं करेंगे मैम, अभी नहीं करेंगे। जब भी आप करें आप इसको भी रख लीजिएगा जी अपने लिस्ट में। हाँ, बाद में उसको पोषण के लिए तो हो जाएगा, बट अभी तो। अरविंद सर वो आपने बोला था ना बाम्बू शूट का, और गीली हल्दी और बाम्बू के शूट लेने हैं, उसको हाँ। पीस के उसका पेस्ट बना के और उसका लेप लगाना है सिर के ऊपर, तो सारा स्तोत्र दूर हो जाएगा पूरा। हाँ वही तो बोल रही थी, मुझे याद आ। हल्दी और बाम्बू का पत्र। बाम्बू का पत्र लेना है, हल्दी लेना है और बच्चा लेना है, गीला हल्दी। जी सर। हाँ ये मैं आपका प्रयोग की हूँ सर, इसका रिजल्ट आया है। हाँ, तो इनमें भी आएगा, पूरा स्तोत्र खुल जाएगा। वो जो अंजना फाइब्रॉइड मैम वाली है ना, मैम का भी विचार लीजिए ना, अंजना मैम का। मैम आई है। डॉक्टर मैम है, अंजना। हाँ। हाँ अंजना मैम आप बता दीजिए। अंजना मैम सुन रही है क्या? हाँ प्रणाम अंजना मैम। म्यूट हो गया मैम का। हेलो, अब आवाज आ रही मेरी? नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार। हाँ सर, आप लोग बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे देखा जाए तो सबसे पहले तो आप सभी लोग समझ रहे हैं ना कि एक कष्ट साध्य क्या असाध्य व्याधि है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसको ऐसे नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम उसको इंट्रायूटराइन ही है, क्योंकि गर्भस्थ जो व्याधियां होती हैं वो जनरली असाध्य ही व्याधियों में रखा जाता है। और उसके बाद भी अगर वो डायग्नोसिस बनी थी तो उसी समय से ही, डिलीवरी के जस्ट बाद से ही मदर को थोड़ा सा और अच्छे से एक्टिव रहना चाहिए था। मीन्स कि उसको जैसे दुग्ध पान वो प्रॉपर नहीं करा पा रही थी, और अभी भी उनको स्तन्य नहीं प्रॉपर हो रहा है, तो जो स्तन्य दृष्टि का कारण है उस स्तन्य दृष्टि को उनको थोड़ा सा वो करना होगा, स्तन्य पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। जैसे अभी स्तन्य का पंचजीरक है, सब आगे शुंठी है, इसके अलावा और भी बहुत चीजें हमारे पास आती है, शतावरी क्षीर पाक है, और उनको किसी भी तरह स्तन्य की जितनी वृद्धि हो जाएगी बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ का दूध अमृत के समान होता है। बाकी जैसे सर ने बताया, मैं भी यही सोच रही थी कि उसमें हमें बेस्ट रहेगा कि जो हम स्वर्ण प्राशन कल्पना करते हैं, स्वर्ण प्राशन कल्पना में ही हमें कुछ ऐसी औषधियां मिलानी होंगी जो हम बच्चे को हर जो है 2-2 बूंद ही चाहे उसको चटाएं, और मुहुर्मुहु उसको हम दे सकते हैं। जैसे उसको दूध पिलाने से पहले जो है, बच्चा दूध पीता ही है, कैसे भी पीता है, अगर माँ का दूध पिए तो बेस्ट है। और उससे पहले ही जैसे कुछ औषधियां पहले हम उस तरह की बनाएं जिसमें हम पाचक द्रव्य मिला सकते हैं, और पाचक द्रव्य में जो हमारे पास मेन होता है उस बच्चे के हिसाब से हमें मिलाना पड़ेगा, स्पेशली जो उसकी लीवर पे अच्छे से काम करेगा। जैसे बच्चा ब्राह्मी तो सर ने बहुत अच्छे से बता ही दिया है, बच्चा ब्राह्मी के साथ में भी अगर हम उसमें शहद तो मिलाएंगे ही, स्वर्ण भस्म हमारे पास रहनी ही चाहिए,
उसके साथ हम जो और औषधियां जोड़ सकते हैं, थोड़ी सी उसमें शुंठी डाल सकते हैं, हल्की सी पिपली डाल सकते हैं, और या फिर हम उसको 2 या 3 रूप में बना सकते हैं कि मॉर्निंग आवर की जो हम ड्रॉप बनाएंगे उसमें हम आम पाचक या जो हमारे पास आम पाचक बटी है उसको अच्छे से हम एक अवलेह बनाए, स्वर्ण अवलेह की तरह, उसमें हम ब्राह्मी बचा भी मिलाएं। सेकेंड नंबर पर जो हम बाद वाली में मिलाएं उसमें जैसे हमारे पास अम्बु शोषण घर की जो औषधियां हैं उसमें 1-2 औषधियां पुनर्नवा हम उसमें मिला सकते हैं, और उसके अलावा थोड़ा गोक्षुर मिला सकते हैं, साथ में ब्राह्मी बच्चा हम वहां भी ऐड करेंगे, स्वर्ण वहां भी ऐड करेंगे। इस तरह से हम उसको 2 में डिवाइड करके और उसको फिर हम अल्टरनेट दें, जैसे कि दूध पीने से पहले दें और दूध पीने के बाद दें। इस तरह से 2-2 बूंद 3-3 बूंद भी दे दें तो पेशेंट को कुछ फायदा मिल सकता है बच्चे को। और अम्बु शोषक गण में ही मैं सोच रही थी कि अम्बु शोषक गण को अगर हम लेपन लगाएं इसका बना के, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे कि अभी इसकी बात चल रही थी कि जटा का जो तेल आता है, बट जो है हमारा बरगद जो है उसकी जो जटाएं हैं उससे संस्कारित तेल है, उस संस्कारित तेल को जैसे हम इसकी हथेली पे और इसके पाम मतलब तलवे पे, नाभि पे, है ना, और थोड़ा सा जो जी है मैम। इस तरह पे लगाएंगे तो उससे स्टिमुलेशन जो मिलना चाहिए बच्चे को, कुछ नहीं तो हम जी उसका कॉटन में डिप करके ही हल्का सा जो है कॉटन में डिप करके तेल को हल्का सा उसमें मतलब सॉफ्टली उसके उसपे हथेलियों पे और उसके नाभि पे रख सकते हैं। और समटाइम्स जैसे बटशुंग जो होता है उसका तेल बना के और उसकी कॉटन में डिप करके हल्की सी बर्ती में डिप करके उसकी नाक के पास हल्का सा, जैसे वो सांस लेता है बच्चा तो हल्का सा वहां कभी कभी हम उसकी सांस के पास रख सकते हैं कि वो सांस थोड़ी सी अंदर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव करेगी। लेकिन ये पक्का है कि ये प्रत्याख्य है या हम तो इसको असाध्य की श्रेणी में रखेंगे और प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। लेकिन जब तक जान है, जब तक सांस है, तब तक आंस है, तो आयुर्वेद भी इसमें कुछ कर सकता है, मॉडर्नोपैथी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शंट भी वो लोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिर भी हम चिकित्सा में माँ बहुत ही उसकी जो है मुझे लगता है कॉन्शियस है और बहुत चिंता भी कर रही है अपने बच्चे के लिए। तो एक अच्छे से आप उनको पूरा एक प्रोटोकॉल समझा दीजिए और विद इन 10 डेज 15 डेज अभी इतना ही रखा जाए। अगर उसकी अग्नि बढ़ती है ना, अग्नि बढ़ती है नाभि जी पूर्ण मैम। वगैरह करने से, तो फिर उसको हम और भी इंक्रीज कराएंगे। लेकिन माँ को स्पेशली स्तन्य शोधन गढ़ जो हमारे पास पाठा है और हमारे पास जो है मुलेठी है, इस तरह की औषधियां उसको देना शुरू कर दीजिए और उसको भी माँ को भी थोड़ा सा आम पाचन और जी जी शोधन औषधियां दीजिए। जी मैम। प्रणाम कहीं मैम। ना कहीं माँ को तो दृष्टि थी ही, तो उसमें अभी उसको थोड़ा हाँ, सा शोधन। जी मैम। उसको तो प्रोटीन भी आ रहे थे ना यूरिन में पहले। चलिए और मैम, वो पहले ही प्रॉब्लम पहले क्रिएट हो जाती है जब जी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको। और ये सब चीजें जो हैं वो उसके बाद में सब्सिक्वेंट जो चेंजेस बॉडी में आती हैं उसके कारण आती है। तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया ना, वो जब उसको इस तरह की प्रॉब्लम रही तो प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाया। कंजेनिटल एनोमली उसको पहले ही थी, मतलब वो जब उसका फॉर्मेशन हुआ था एम्ब्रियो के बाद, जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जब ऑर्गेन्स बनते हैं तो वहां जी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। देन उसके बाद वो हाइपरटेंसिव या पीआईएच कह लीजिए, उसमें प्रेसिपिटेट तो वो पहले से किया है बच्चे को, मतलब प्रेगनेंसी को, और उसके साथ ही डबल जो है वो हुआ है। उस पर बहुत ध्यान देने की एएनसी को, इसीलिए हम लोग बहुत ही समझ लीजिए कि वो 9 महीने नहीं होता है, वो लाइफ है पूरी 90 साल वाली। हर दिन जी उसमें बहुत जी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है क्योंकि वो लाइफ छिपी है उस वो 9 महीने में। उसकी हर क्षण को हमें बहुत ही सिंसियरली देखना चाहिए क्योंकि हम एक लाइफ को बनाने जा रहे हैं और वो लाइफ डिस्टर्ब होती है तो इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रणाम मैम। उस समय दुर्भाग्य से मैम कहीं आयुर्वेद में इन्होंने लिया भी नहीं कोई थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं, एलोपैथी अब में ही ट्रायल में बच्चे अभी को तो स्वर्ण दीजिए, माँ को स्वर्ण मालती दीजिए। और जी क्या है कि इनका सौभाग्य है कि आपके पास आई है, अब वो ठीक हो जाएगा, बच्चा माँ भी सब अच्छा हो जाएगा। नहीं सर, आप लोगों का मार्गदर्शन और अंजना मैम, अंजना मैम, इसमें आपने वट जटा तेल ही क्यों चुना इसके लिए, स्टिमुलेशन के लिए? एक्चुअली मैम जैसे क्या होता है ना, बट को हम लोग जैसे अपने उसमें जो है ना एक भगवान का रूप भी मानते हैं, पहली बात। एक हम लोग आध्यात्मिक से भी जुड़े हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि उसमें जो बहुत ज्यादा कहना चाहिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मानी जाती है ना, तो
तो उस चीज को अगर हम लेते हैं तो यहाँ हमें बच्चे को सबसे पहले प्राणवायु की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस हिसाब से हमने बच्चे का फोटोग्राफ देखा है उसके हिसाब से वो बच्चा एकदम एक्टिव नहीं है 7 मंथ की एज के हिसाब से। तो वो जाके आपके जो सेंटर्स है, हायर सेंटर्स है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, ब्रेन है, उसको बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है, मुझे जहाँ तक लगता है कि बट जो है अवेलेबिलिटी भी उसकी बहुत इजीली होती है, हर जगह वो मिल भी जाता है ना। और हाँ, और जैसे कहते हैं ना कि वो उसमें वो प्राणवायु का लगातार संचार कर रहा है। तो बट शूंग मैंने स्पेशली बताया कि बट शूंग को आप जो है नाक के पास रखिए, उसको संस्कारित तेल को, या जैसे हम लोग नहीं बोलते कि दूध में भिगो के बट शूंग का नस से तो नहीं देना है, बस केवल जो वो सांस बच्चा ले रहा है उसके उससे 1 इंच दूरी पे हम उसको डिप करके रख सकते हैं। और जो बट का जो वो है, उससे क्या होगा कि वो एक, जैसे कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं कि उसकी एक सांस की जो एक वो होती है वो इंक्रीज करेगी, पक्का करेगी। मैंने उसको अनुभूति योग में पढ़ा है, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड खुद ही पीडियाट्रिशियन है, तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, इन तरह के बच्चे हमारे पास आते रहते हैं, तो मेरा उनके साथ काफी वो रहता है, क्योंकि मैं गायनिक की हूँ, तो उनके साथ मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम लोग इस तरह का कार्य करते रहे हैं ऐसे बच्चों पे। लेकिन ये पक्का है कि prognosis बताना चाहिए। जी मैम, पहले जैसे पुंसन संस्कार कराते हैं ना, तो बट की जटा और जी और इसीलिए गिलोय और नीम, इसको अवग्रहण कराते हैं माता ये सब रसायन और वो तो है ही है ना। मैंने बताया है कि रसधातु को बढ़ा रहा है, प्राणवायु को बढ़ा रहा है, इसीलिए। प्रणाम मैम। जी अंजना मैम। मैम इस पेशेंट को अभी हिस्ट्री ले रहे थे तिवारी मैम, एक थोड़ा मैंने भी पूछा, तो उसमें एक स्ट्रांगली हिस्ट्री आई है इसके दोनों पेरेंट्स की, मदर के डायबिटिक। और वो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मेरे आगे वाले बच्चे के लिए, तो उसके लिए मैम आपका नाम मैंने बोला था, आप उनको जरूर थोड़ा काउंसल करें कि नेक्स्ट कंसेप्शन से पहले वो सारा गर्भ प्रीनेटल डिटेक्शन पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रोमोसोमल अनावली भी हो सकती है। तो पहले क्रोमोसोमल के लिए उसकी स्टडी करानी पड़ेगी, देन वो जो एक तरह से उसके विरेचन और जो हम कहते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, पंचकर्म से शोधन पूरा कराने के बाद मैम आप उसको एक बार थोड़ा मेंटली वो उसको अच्छा लगेगा, आप उसको एक काउंसल कर देंगे ना क्योंकि उसने खुद से ही ये क्वेश्चन पूछा कि अभी इसका तो जो भी है मेरा आगे के बच्चे के लिए वो थोड़ा फियरफुल है, वो अलर्ट भी है। बिल्कुल। तो मैम आप उसको चाहे कल परसों कभी भी जब भी बुला के ना उसको जरूर बताएं। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, थोड़ा आश्वस्त हो जाएगी वो, और अभी उसको अच्छा लगा है। आगे चल के बच्ची में थोड़ा भी रिस्पांस आने से वो लोग फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। और मैं अभी एक्सटर्नल पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी और उसको अवग्रहण के लिए। जी मैम, और आप बच्चा तेल या ज्योतिषमती तेल का अभ्यंग करिए। जी सर, उससे अभ्यंग से बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर, शिराओं में अवशोषित होकर के वो काम करेगा। और वो जो आपका सर वो बताए बैम्बू वाला, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और सर ये अभ्यंग सिर्फ हेड पे करना है ना, वच्चा और ज्योतिषमती तेल से? आप हेड पे अभ्यंग के लिए बोल रहे हो ना? हाँ जी ओके, आप करिए, मैम फिर बताइएगा डेली का डेली क्या हो रहा है। जी सर। एक तो बिल्कुल डेड बॉडी लेके आई थी, उसका बच्चा जिंदा हो गया सर, भगवान की कृपा होती है। अच्छा ही आपकी वजह से ही अच्छा होगा, उसका सौभाग्य है कि आपके पास आ गए, सब अच्छा होगा। नहीं सर, आप सभी का जिन्होंने भेषज रत्नावली लिखी उनके टाइम पर भी ये बच्चे आते होंगे, इसीलिए उन्होंने लिखा भेषज रत्नावली शीर्ष रूप, तो हो जाएगा सब ठीक है। चलिए मैम, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू मनीषा मैम, ऑल द बेस्ट मैम। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को।